वेलकम माय डियर रॉकेट्स। कैसे हैं आप सभी। आज हम देखने वाले हैं एक उन्नबूर्ति मूवी की शुरुआत में हम बनर्जी फैमिली के हेड दादी जी को देखते हैं और दादी जी के घर पर एक डॉक्टर आए होते हैं। क्योंकि काफी समय से दादी जी की तबीयत खराब है ना, इसीलिए वो डॉक्टर दादी जी से कहते हैं आपको ज्यादा काम नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे आपकी तबीयत और भी खराब हो जाती है। लेकिन दादी कहती है पता है मैं इस घर में अकेली रहती हूँ और कुछ दिनों के बाद तो दुर्गा पूजा भी आने वाली है और इसीलिए मैं चाह के भी आराम नहीं कर सकती हूँ। अब दादी जी अपने घर की नौकर जुम्पा से कहती है हमें दुर्गा पूजा आने से पहले इस घर को अच्छे से सजाना होगा, समझ गई? क्योंकि दुर्गा पूजा के दिन घर में काफी सारे रिश्तेदार घर में आने वाले हैं। लेकिन दोस्तों घर सजाने के लिए दादी जी को पैसों की जरूरत होती है और इसीलिए दादी जी ये सोच रही है कि आखिर वो पैसे लाएगी कहाँ से। जिसके बाद हम दादी जी की बेटी मालिनी को देखते हैं और मालिनी अपने पति के साथ शहर में रहती है। और दोस्तों साथ ही साथ मालिनी की दो बेटियां भी हैं जिनका नाम शीला और पिंकी होता है। फिर जब मालिनी घर में काम कर रही होती है ना, तभी उनके घर पर पुलिस ऑफिसर्स आ जाते हैं। पुलिस ऑफिसर्स बताते हैं कि आपके पति का एक्सीडेंट हो चुका है और वो अभी हॉस्पिटल में भर्ती हैं। दोस्तों आपको बता दूं कि मालिनी के पति का नाम सुजन होता है। अब एक्सीडेंट की खबर सुनने के बाद मालिनी काफी ज्यादा घबरा जाती है। वो भागते हुए अपने पति के पास जाने लगती है। हॉस्पिटल में डॉक्टर मालिनी को बताते हैं आपके पति अभी खतरे से बाहर है, चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप उनसे मिल सकती हो। तभी मालिनी सुजन से मिलने जाती है और वहाँ सुजन मालिनी से कहता है तुम्हें मुझसे मिलने की जरूरत नहीं है और मैं तुम्हारे साथ अब रहना भी नहीं चाहता हूँ क्योंकि मैं रिया से प्यार करता हूँ। एंड दोस्तों यहाँ पर हमको पता चलता है कि सुजन का अफेयर रिया नाम की एक औरत के साथ चल रहा होता है और मालिनी को भी ये बात पता होती है। मालिनी तो सुजन को कह देती है मैं कुछ दिनों के बाद अपनी माँ के घर जा रही हूँ बस, और जब आप ठीक हो जाओगे तो दुर्गा पूजा देखने आ जाना। इतना कहने के बाद मालिनी भी चली जाती है। अब दोस्तों हम देखते हैं कि मालिनी की बड़ी बेटी शीला को ये बात पता चल जाती है कि उसके पापा का एक्सीडेंट हो चुका है। लेकिन अपने पापा के एक्सीडेंट की खबर सुनकर शीला बिल्कुल भी दुखी नहीं होती क्योंकि शीला जानती है कि उसके पापा किसी दूसरी औरत से प्यार करते हैं। और जब शीला छोटी थी ना, तब सुजन मालिनी को बहुत टॉर्चर किया करता था और यही चीजों की वजह से शीला अपने पापा से सख्त नफरत करती है। अब शीला को उसकी माँ बताती है हमें नानी के घर जाना चाहिए बेटा। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मैं भी बीच बीच में जो दादी है ना उनको नानी कहूंगा क्योंकि इसकी तो वो नानी ही लगेगी। किसकी? अरे शीला की। तो इसलिए आप कंफ्यूज मत होना ज्यादा। शीला अपनी छोटी बहन पिंकी को फोन करके बता देती है कि हमें दुर्गा पूजा के लिए नानी जी के घर पर जाना है और तुम्हें भी हमारे साथ चलना पड़ेगा। तो पहले तो पिंकी नानी के घर जाने से मना कर देती है, लेकिन शीला के काफी ज्यादा मनाने के बाद पिंकी उसकी बात मान लेती है और नानी के घर जाने के लिए हो जाती है तैयार। अब अबरा नाम के एक डायरेक्टर को दिखाते हैं जो दादी जी के घर पर आता है और उनसे कहता है कि हमें आपके घर में एक सीरियल शूट करना है और इसके लिए हमें आपकी इजाजत चाहिए। अब ये सुनने के बाद दादी जी अबरा से कहती हैं ठीक है मैं आपको शूट करने की इजाजत दे देती हूँ, लेकिन आपको मुझे 8 लाख रुपए देने पड़ेंगे। अबरा उनकी बात मान लेता है और 8 लाख रुपए दे देता है। लेकिन दादी कहती है कि सुनो कुछ दिनों के बाद हमारे घर में दुर्गा पूजा होने वाला है और घर में काफी सारे लोग आने वाले हैं, इसलिए आप लोग थोड़ा संभाल के काम कीजिएगा। अबरा भी कह देता है कि ठीक है आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, हमारी तरफ से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो दोस्तों अब शीला अपने पापा के पास उनसे मिलने जाती है और वहाँ शीला अपने पापा से कह देती है कि मैं भी मम्मी के साथ नानी के घर जा रही हूँ और वैसे भी आपको हमारी जरूरत तो है नहीं, आप जब ठीक हो जाओगे तो तब नानी के घर आ जाना। इतना कहकर शीला वहां से चली जाती है। इसके बाद दिखाते हैं मालिनी को जो शीला और पिंकी को अपना सामान पैक करने के लिए कहती है और ये सभी लोग अब नानी के घर आ जाते हैं। वहाँ पर मालिनी देखती है कि उनके घर पे शूटिंग का काम चल रहा है। उस समय तो मालिनी ये सब कुछ देखकर समझ नहीं पाती कि क्या हो रहा है, तो वो दादी जी से पूछती है कि घर में ये सब क्या चल रहा है। तब दादी जी उसको सारी बात बताती है कि अबरा जो डायरेक्टर है उन्हें हमारे घर में सीरियल शूट करना है और इसीलिए मैंने अबरा से पैसे लेकर उनको ये घर दे दिया है काम करने के लिए। अब दादी जी मालिनी शीला और पिंकी से कहती है मैं तुम सबको यहाँ देखकर बहुत ज्यादा खुश हूँ और इस बार हम दुर्गा पूजा बहुत धूमधाम से मनाएंगे। दादी जी के साथ साथ घर के सभी लोग दुर्गा पूजा के लिए काफी ज्यादा उत्साहित होते हैं। जिसके बाद मालिनी अबरा से जाके कह देती है कि हमारे घर में दुर्गा पूजा होने वाला है और इसीलिए मैं आप सभी को दुर्गा पूजा में आने के लिए इनवाइट करती हूँ। इस पर अबरा उनसे कह देता है कि ठीक है हम सभी लोग आपकी पूजा में जरूर आएंगे। अब मालिनी अपने कमरे में कुछ काम कर रही होती है, तभी वहाँ पर दादी जी आ जाती है। दादी जी मालिनी से कहती है आज दुर्गा पूजा है और तुम बताओ अभी तक तैयार नहीं हुई हो। मालिनी भी कह देती है कि आप पूजा की तैयारी कीजिए ना, मैं बस थोड़े समय में तैयार होकर आती हूँ। दूसरी ओर हम शीला और पिंकी को देखते हैं और शीला देखती है कि पिंकी स्मोक कर रही है। तब शीला उसको समझाती है कि अरे आज के दिन तो कम से कम स्मोक मत करो और वैसे भी स्मोक करना सेहत के लिए खराब है, तुम कब सीखोगी ये बात। लेकिन पिंकी उसको और एटीट्यूड से कहती है अरे तुम मेरी जरूरत को नहीं समझ पाओगी समझी, और वैसे भी तुम्हारी और मेरी जिंदगी काफी अलग है। दोस्तों पिंकी ने शीला को ऐसा इसीलिए कहा क्योंकि पिंकी काफी ज्यादा मोटी होती है और बचपन से सभी बच्चे पिंकी के मोटापे का मजाक उड़ाते थे और इसी वजह से पिंकी को अपने शरीर पर थोड़ा दिक्कत होती है उसे।
तो अब शाम के समय दुर्गा पूजा होती है और सभी लोग काफी बढ़िया तरीके से सज के दुर्गा पूजा करते हैं। और दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि दुर्गा पूजा पूरे 9 दिन का होता है। फिर हम अबरा के असिस्टेंट अमित को देखते हैं। अमित दादी जी से पूछता है कि हम लोग दुर्गा पूजा वैसे मनाते क्यों हैं? तब दादी जी अमित को बताती है दुर्गा पूजा इसीलिए मनाया जाता है क्योंकि आज के दिन दुर्गा माता ने राक्षसों का वध किया था। जिसके बाद अमित पिंकी के पास जाकर उसे एक नई साड़ी देता है और कहता है ये साड़ी मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ, जब तुम ये साड़ी पहनोगी तो बहुत ज्यादा सुंदर लगोगी तुम। दोस्तों इन सभी बातों से हमको पता चलता है कि अमित पिंकी से प्यार करता है, लेकिन पिंकी अमित का साड़ी लेने से मना कर देती है और कहती है कि मुझे साड़ी पहनना पसंद नहीं है। अब क्योंकि घर में दुर्गा पूजा है तो सभी लोग मस्त माता के भजनों में धुन होकर काफी धूमधाम से पूजा करते हैं। रात का समय होता है। शीला देखती है कि पिंकी वॉशरूम में उल्टी कर रही है और पिंकी उल्टी इसीलिए कर रही है क्योंकि पिंकी काफी ज्यादा जंक फूड खाती है और इसी वजह से उसको पचने में कुछ प्रॉब्लम हो गई है और फूड पॉइजन सा हो गया है। शीला उसको फिर समझाती है कि तुम्हें इतना जंक फूड नहीं खाना चाहिए और जंक फूड खाने से तुम्हारी तबीयत ही खराब होती है और कुछ नहीं। लेकिन पिंकी कहाँ, वो शीला की बातों को सीधे इग्नोर करके सोने के लिए चली जाती है। इसके बाद शीला अपनी माँ के पास जाकर देखती है कि उसकी माँ काफी ज्यादा टेंशन में बैठी होती है। वो उनसे पूछती है कि आप इतनी टेंशन में क्यों हो? तब माँ बताती है कि मेरी टेंशन की वजह तुम्हारे पापा हैं बेटा, और मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर तुम्हारे पापा मुझे पसंद क्यों नहीं करते हैं। मुझे तो लगता है कि मैं इतनी ज्यादा खूबसूरत नहीं हूँ और इसी वजह से तुम्हारे पापा मुझसे नफरत करते हैं। लेकिन शीला अपनी माँ को कहती है कि माँ आप दुनिया की सबसे खूबसूरत माँ हो और एक न एक दिन पापा आपको जरूर पसंद करेंगे। अगले दिन की बात है, शीला के बचपन का फ्रेंड अनिमेश उससे मिलने आता है और फिर दोनों आपस में काफी सारी बातें करते हैं। बातों ही बातों में हमको पता चलता है कि अनिमेश शीला को काफी ज्यादा पसंद भी करता है, लेकिन आज तक वो चाहकर भी शीला को प्रपोज नहीं कर पाया क्योंकि शीला का पहले से एक बॉयफ्रेंड था और शीला के बॉयफ्रेंड का नाम सनी होता है। जिसके बाद घर में पूजा की तैयारी होने लगती है और तभी मालिनी अपने दोनों बेटियों से कहती है थोड़े समय के बाद घर में पूजा होने वाली है, इसलिए तुम दोनों जल्दी तैयार होकर आ जाओ, देर मत करो। शीला और पिंकी पूजा के लिए जल्दी तैयार भी हो जाते हैं। साथ ही साथ दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि घर में शूटिंग भी चल रही है तो वो भी होती रहती है एक तरफ से। अब शूटिंग के बाद घर में दुर्गा माता की पूजा होने लगती है। रात के समय शीला अपने बॉयफ्रेंड सनी से कहती है हमारे घर में दुर्गा माता की पूजा हो रही है और इसलिए तुम्हें भी पूजा में आना पड़ेगा। लेकिन शनि कहता है मुझे कुछ काम है इसलिए तुम्हारे घर पर मैं पूजा में तो नहीं आ पाऊंगा। और दोस्तों सनी काफी ज्यादा मॉडर्न लड़का होता है इसलिए उसे पूजा पाठ में ज्यादा विश्वास नहीं है। अब पिंकी शीला के पास आकर कहती है कि कल हमारे गांव पे मेरे 2 दोस्त आने वाले हैं और उनका नाम प्रीता और रोना होता है। दोस्तों अब हम मालिनी और अबरा को एक साथ बैठे हुए देखते हैं और वहाँ मालिनी अबरा से पूछती है कि आपकी वाइफ कहाँ रहती है। तब अबरा उसे बताता है कि मेरी वाइफ का कुछ साल पहले देहांत हो गया था और तब से मैं अकेले ही जिंदगी बिता रहा हूँ। तब वो मालिनी से पूछता है कि अच्छा आपके पति पूजा में क्यों नहीं आए। लेकिन मालिनी अबरा से झूठ बोल देती है कि मेरे पति को एक्चुअली कुछ काम है इसलिए वो पूजा में नहीं आ पाए। जिसके बाद दोनों आपस में काफी सारी बातें शेयर करते हैं। दोस्तों अब अगली सुबह की बात है, घर में माता की पूजा होती है और पूजा के बाद पिंकी अपने फ्रेंड्स के साथ फोटो शूट कर रही होती है। तभी प्रथा रोना से कहती है पिंकी तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती है पता है तुम्हें। लेकिन इतने में पिंकी प्रथा को रोक लेती है और रोनो से कहती है कि देखो ऐसा कुछ नहीं है और प्रथा तुमसे बस मजाक कर रही थी। पर दोस्तों मन ही मन पिंकी रोनो को बहुत पसंद करती है और जब भी रोनो पिंकी के सामने आता है ना तो पिंकी रोनो से बात करने में काफी ज्यादा घबराने लग जाती है। अब हम शीला को देखते हैं और शीला अनिमेश से कहती है मुझे सनी से मिलने जाना है और क्या तुम मुझे सनी के पास छोड़ दोगे। अनिमेश अपनी गाड़ी में शीला को सनी के पास छोड़ देता है और वहाँ पर शीला सनी से कहती है तुम्हें एक बार मेरे घर में पूजा में जरूर आना पड़ेगा प्लीज। अब शनि पहले तो शीला से मना करता है कि मैं पूजा में नहीं आ सकता, लेकिन शीला के काफी मनाने के बाद सनी उसकी बात को मान जाता है और पूजा में आने के लिए भी तैयार हो जाता है। अब रात के समय पिंकी वापस से वॉशरूम में उल्टी कर रही होती है, पता नहीं इसको हो क्या गया है। इतने में वहाँ पर शीला भी आ जाती है और पिंकी को फिर संभालती है। तब शीला पिंकी को अब डांट कर कहती है अगर तुमने समझ लो खराब चीजें खाना छोड़ा नहीं तो बस ऐसी होती रहोगी तुम मोटी। दोस्तों यहाँ पर ये बात शीला पिंकी को इसीलिए कहती है क्योंकि वो चाहती थी कि पिंकी अपने शरीर पर ध्यान दे। दूसरी तरफ सुजन मालिनी को मैसेज करता है और मैसेज में सुजन ने मालिनी को लिखा था कि मुझे अब तुम्हारे साथ रहना ही नहीं है और मैं तुमसे अब डाइवोर्स लेना चाहता हूँ। अब ये मैसेज देखने के बाद मालिनी और ज्यादा दुखी हो जाती है, अंदर ही अंदर वो रोने भी लगती है क्योंकि मालिनी ने कभी सोचा ही नहीं था कि सुजन उसके साथ ऐसा करेगा। जिसके बाद मालिनी डाइवोर्स की बात अपनी दोनों बेटी को बता देती है और तब तो शीला और पिंकी भी अपनी मम्मी को संभालती है और पापा पर बहुत गुस्सा करती है। दोनों बेटी उनसे कहती है कि माँ आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत है ही नहीं, अगर पापा आपकी परवाह नहीं करते तो हम भी उनकी परवाह नहीं करेंगे। अगली सुबह की बात है दोस्तों, तो ये बात दादी जी को पता चल जाती है और फिर दादी जी भी यानी कि इनकी नानी मालिनी से कहती है कि तुम्हें डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, एक काम करो तुम भी उसको डाइवोर्स दे दो बस। दोस्तों घर वालों का सपोर्ट मिलने के बाद मालिनी को काफी ज्यादा हिम्मत आ जाती है। जिसके बाद दादी जी के घर पर एक अंकल आंटी आते हैं और वो अंकल आंटी दादी जी के रिश्तेदार होते हैं। घर के सभी लोग उस अंकल और आंटी को देखकर काफी ज्यादा खुश भी होते हैं।
क्योंकि ये अंकल आंटी दादी जी की काफी मदद किया करते थे। अब हम पिंकी और प्रथा को देखते हैं और वहाँ प्रथा पिंकी से कहती है, मुझे पता है तुम रोनो से प्यार करती हो, एक काम करो ना, रोनो को ये बात डायरेक्ट जाके बता दो। लेकिन पिंकी प्रथा से कहती है, सुनो मेरी बात, मैं रोनो को कुछ समय के बाद सारी सच्चाई खुद ही बता दूंगी। जिसके बाद मालिनी और अभरा एक साथ बैठकर बातें कर रहे होते हैं और तभी मालिनी अभरा को बातों ही बातों में बता देती है कि सुजन ने मुझे डाइवोर्स का लेटर भेज दिया है और मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए। तब अभरा मालिनी से कहता है, एक काम करो, तुम्हें बस वही करना चाहिए जो तुम्हारा दिल कर रहा है। होता यही कि हम ना हमेशा दूसरे के लिए जीते हैं पर कभी हम अपने लिए जी नहीं पाते। यहाँ शिला और अनिमेश एक दूसरे से कुछ बातें कर रहे होते हैं, कितने में वहाँ पर सनी आ जाता है एंड फिर शिला सनी को अकेले में लेकर जाती है। इसके बाद दोस्तों घर में शूटिंग चल रही है और तभी अभरा देखता है कि मालिनी पूजा की तैयारी कर रही है। उसी वक्त अभरा मालिनी को देखे जा रहा होता है और दोस्तों अभरा को देखकर तो हमको ये पता चलता है कि वो मालिनी से प्यार करने लगा है। हाँ, ये सुनने में थोड़ा ऑकवर्ड सा लग रहा है लेकिन लग तो यही रहा है मूवी में। पूजा होने के बाद जुम्पा सीरियल के प्रोड्यूसर से कहती है, सर मुझे भी सीरियल में कुछ काम दे दीजिए ना, मैं काफी अच्छी एक्टिंग कर लेती हूँ। तो प्रोड्यूसर भी कह देता है कि ठीक है, मैं तुम्हें मेरी सीरियल में काम दिलवा देता हूँ। और ये सुनकर तो जुम्पा काफी ज्यादा खुश हो जाती है। दूसरी तरफ शिला सनी से कहती है, क्या तुम कुछ दिनों तक मेरे घर पर रुक सकते हो? तब सनी उसे कहता है कि मुझे कुछ जरूरी काम है और मैं कुछ दिनों तक होटल में रुकने वाला हूँ। इसके बाद मालिनी एक जगह बैठकर लिख रही होती है, तभी वहाँ पर अभरा आ जाता है और मालिनी से कहता है, तुम इस बुक में क्या लिख रही हो? वो कहती है कि ये मेरी जिंदगी की डायरी है, इसमें मैं अपनी जिंदगी के बारे में लिखती हूँ और ऐसा करना मुझे सच में बहुत ज्यादा पसंद भी है। रात के समय पिंकी गिटार बजा रही होती है कि इतने में वहाँ पर अमित आ जाता है और पिंकी से कहता है कि तुम तो वाह यार बहुत अच्छा गिटार बजाती हो। लेकिन वो अमित से कहती है, अच्छा तुम जानबूझकर मेरी तारीफ कर रहे हो ना, क्योंकि मैं सच में अच्छा गिटार नहीं बजाती। दोस्तों यहाँ पर हमको ये भी पता चलता है कि अमित भी पिंकी से प्यार करने लगा है। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इस मूवी में काफी सारे लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो इसीलिए आप ज्यादा कंफ्यूज मत होइए, बस एंजॉय कीजिए। दोस्तों अब हम देखते हैं कि घर में सभी को कुछ न कुछ प्रॉब्लम होती है, लेकिन फिर इस घर के सभी लोग एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं। असलियत में भी हमें अपने परिवार का साथ देना चाहिए, चाहे मुसीबत या प्रॉब्लम क्यों ना आ जाए, कुछ भी, बस एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। ये तो खैर मोरल की बातें हैं, आगे देखते हैं। अब घर में शूटिंग चल रही होती है और मालिनी भी अबरा के साथ बैठकर शूटिंग देख रही होती है। तभी अबरा मालिनी से कहता है कि आपको अपने बाल खुले रखने चाहिए, बहुत बढ़िया लगते हैं आप पर। मालिनी अपने बाल खोल लेती है और तभी वहाँ पर शिला आ जाती है। शिला भी अपनी मम्मी से कहती है कि वाह ये खुले बाल आप पर बहुत अच्छे लगते हैं। उसके बाद दोस्तों शिला अपनी मम्मी की एक अच्छी सी फोटो भी खींचती है। शिला तैयार होकर सनी से मिलने जाती है, पर वहाँ शिला देखती है कि सनी के रूम में किसी और लड़की के कपड़े गिरे होते हैं और ये सब कुछ देखकर शिला समझ जाती है कि सनी उसको धोखा दे रहा है। जिसके बाद शिला सनी से कहती है, आज के बाद तुम मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। इतना कहकर शिला चली जाती है। दोस्तों शिला के मन में काफी दुख भी होता है, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि सनी उसके साथ ऐसा चीटिंग करेगा। तो अब आज माता की पूजा का आखिरी दिन होता है और इसीलिए सभी लोग बड़े दुखी होते हैं, क्योंकि आज के बाद सभी लोग एक दूसरे से बहुत टाइम के बाद मिलेंगे या कभी नहीं मिल पाएंगे। फिर हम पिंकी को देखते हैं और जब पिंकी अपने दोस्तों के पास जाती है ना, तभी वहाँ पर पिंकी देखती है कि रोना और प्रीता आपस में किस कर रहे हैं और ये देखकर पिंकी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और एक कोने में बैठकर रोने लगती है। लेकिन इतने में पिंकी के पास अमित आ जाता है और वो पिंकी से पूछता है, तुम रो क्यों रही हो? तब पिंकी उसे बताती है कि कोई मुझसे प्यार नहीं करता, सभी लोग बस मेरा मजाक उड़ाते रहते हैं। लेकिन अमित कहता है, अरे ये क्या बात कर रही हो तुम, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। पर पिंकी गुस्से में अमित से कह देती है, मुझे किसी के प्यार की जरूरत है ही नहीं, और इतना कहकर वो चली जाती है। दोस्तों पिंकी डिप्रेशन में है और इसी वजह से पिंकी अपने हाथ की नस काट लेती है। तभी वहाँ पर शिला आती है और जल्दी से डॉक्टर को बुलाती है, जिसके बाद फिर डॉक्टर पिंकी का इलाज करती है और अब पिंकी की हालत थोड़ा ठीक भी है। तब इस बार मालिनी पिंकी को समझाती है कि बेटा अपने मोटापे को अपनी कमजोरी मत समझो, इसे तुम अपनी ताकत बना लो। और पिंकी तुम्हें वही करना चाहिए जो तुम्हारा दिल करे और तुम्हें उसी आदमी का साथ देना चाहिए जो आदमी हमेशा तुम्हारे साथ के लिए खड़ा हो। पिंकी को भी दोस्तों अपनी माँ की बात समझ में आ जाती है और वो अपनी माँ से वादा करती है कि वो आज के बाद कभी भी आत्महत्या करने की कोशिश नहीं करेगी। जिसके बाद घर में सभी लोग बहुत प्यार से माता की पूजा करने लगते हैं और साथ ही साथ माता जी का विसर्जन भी किया जाता है। सभी लोग घर में काम कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पर सुजन आ जाता है। सुजन मालिनी से कहता है कि मैं तुम्हें डाइवोर्स नहीं दूंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि डाइवोर्स के बाद तुम्हारे पास कोई सहारा नहीं बचेगा और मुझे पता है तुम्हें मेरी जरूरत तो है। दोस्तों सुजन के कहने का मतलब होता है कि उसके बिना मालिनी कुछ भी नहीं है। पर मालिनी वो तो सुजन की बातों को सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो कहती है, मैंने आज से पहले तुम्हारा जैसा गिरा हुआ आदमी कभी नहीं देखा जो दूसरी औरतों पे नजर डालता हो बस।
और मैं इतनी लाचार नहीं हूँ जो मुझे तुम्हारी जरूरत पड़े। वहाँ पर दादी जी भी आ जाती हैं और दादी जी सुजन से कहती हैं कि देखो मेरी बेटी अब तुम्हारे घर में कभी नहीं आएगी और तुम भी ना मेरे घर से फौरन निकल जाओ। और दोस्तों इस तरह सुजन मालिनी की जिंदगी से हमेशा के लिए चला जाता है, जिसके बाद अमित पिंकी के पास आता है और वो उसको आई लव यू कह देता है। पिंकी भी अमित से कह देती है ठीक है मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं। दूसरी ओर शिला काफी ज्यादा नाराज बैठी होती है क्योंकि शिला को इस बात का पछतावा होता है कि उसने एक गलत आदमी को चुन लिया था। तभी वहाँ पर अनिमेश आता है और शिला से कहता है कि पता है मैं तुम्हें बचपन से प्यार करता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? शिला उसे कहती है मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ वैसे, और वो उसको आई लव यू कह देती है दोस्तों। जिसके बाद दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और साथ ही साथ घर में सभी लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं। अब अगले दिन की बात है, सभी लोग अपने घर वापस जाने लग जाते हैं। अबरा भी अपनी टीम के साथ वहां से जा रहा होता है, पर जाने से पहले अबरा मालिनी को अपना नंबर दे देता है और उससे कहता है कि आप मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकती हो। सबके जाने के बाद शिला अपनी माँ से कहती है कि माँ हमें इस घर को एक मिनी होटल में बदल देना चाहिए जिससे कि सभी टूरिस्ट यहाँ पर आकर रह सकें और साथ ही साथ दुर्गा पूजा का आनंद भी उठा सकें। और ये आइडिया घर के सभी लोगों को दोस्तों बहुत पसंद आता है। सभी लोग मिलकर इस आइडिया पर काम करते हैं और कुछ सालों के बाद उनके घर पर काफी सारे टूरिस्ट आने लग जाते हैं। इसी के साथ दोस्तों ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वेलकम माय डियर रॉकर्स। आज हम लेकर आए हैं 2023 में रिलीज हुई एक फील गुड मलयालम मूवी जिसका नाम है सोमांटे करिथाओ। मूवी का हीरो प्रकृति के साथ और प्रकृति के जरिए ही जीना चाहता है। उसे आर्टिफिशियल चीजों से सख्त नफरत है, इस कदर की जब उसकी वाइफ प्रेग्नेंट होती है तब वो जिद पकड़ लेता है कि उसकी डिलीवरी तो मैं खुद करूंगा। ऊपर से उसकी कुंडली में लिखा है कि अगर हीरो बाप बना तो बच्चा पैदा होने के 10 साल के बाद हीरो मर जाएगा। क्या ये सब सच हुआ? आखिर में हीरो का क्या हुआ? जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। फील गुड मूवी है तो आराम से रिलैक्स होकर देखिए, मजा आ जाएगा आपको। मूवी की शुरुआत में केरला के एक हरे भरे गांव को दिखाते हैं जहां अपना हीरो सोमन रहता है। वो इस गांव का विलेज एग्रीकल्चर ऑफिसर है। उसका मानना है कि इंसान की जरूरत की सारी चीजें प्रकृति में मौजूद है, इसलिए हमें जितना हो सके आर्टिफिशियल चीजों से दूर रहना चाहिए। वो सुबह बाहर आकर एक पेड़ से पत्ते तोड़ता है और उसी से दांत मांजता है। अब उसका पड़ोसी टूथपेस्ट और ब्रश यूज करता है तो वो उसे एडवाइस देता है कि पेस्ट ब्रश वगैरह सेहत के लिए खतरनाक होते हैं, इस पत्ते से दांत मांजो। भाई तुझे जो करना है ना कर ले, मेरी आदत मत बिगाड़। ये कहकर पड़ोसी अंदर भाग जाता है। सारा गांव सोमन को अजीब नजरों से देखता है, लेकिन सोमन अपनी मर्जी से प्राकृतिक तरीके से जीता है। अब सुबह सुबह उसकी माँ कहती है कि मिट्टी का फर्श साफ करना बहुत मुश्किल हो रहा है, यहाँ टाइल्स क्यों नहीं लगवा लेते? ये कहकर वो जल्दी से अंदर भागती है क्योंकि दूध उबल रहा था। सोमन अंदर आकर कहता है कि अगर मैंने टाइल्स लगवा दी तो आप जल्दी भागकर आते वक्त फिसल कर गिर सकती है माँ, इसलिए मैंने टाइल्स नहीं लगवाई और ना ही लगवाऊंगा। सोमन चाहता है कि उसके आसपास के लोग भी उसी की तरह सोचें और प्राकृतिक जीवन बिताएं। इस वजह से माँ बेटे में आए दिन झगड़े होते रहते हैं। सोमन को अपने गाल पे उगते बाल मतलब गलमुच्छे बहुत ही पसंद है, लेकिन उसकी माँ को उसका ये लुक बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। पर सोमन तो अपनी मर्जी का खुद मालिक है, किसी के नहीं सुनता। एक दिन बीच रास्ते में एक मैरिज ब्रोकर सोमन को कुछ लड़कियों की फोटो दिखाता है कि इसमें से कोई सिलेक्ट कर लो। अब उसे भगाने के लिए सोमन एक लड़की की ओर इशारा करता है कि मुझे वो पसंद है। वो ब्रोकर की बेटी होती है। अगले सेकंड ब्रोकर वहां से गायब हो जाता है। फिर वो अपने काम में बिजी हो जाता है। यहाँ तक कि गांव के किसानों को वो बहुत कुछ सिखाता है और फ्री टाइम में घर में वो कई सब्जियां वगैरह उगाता है। फिर घर के लिए थोड़ा रखकर बाकी बेच भी देता है। इस गांव में ज्यादातर ट्रेडिंग बोर्ड के जरिए होती है, जिससे जो चाहा खरीद लिया, जो बेचना चाहा बेच दिया। घर पर सोमन की माँ बेड पर सोती है, लेकिन सोमन जमीन पर सोना पसंद करता है। उसकी माँ डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाती है तो सोमन फर्श पर बैठकर खाना खाता है। इस तरह वो हर आर्टिफिशियल चीज को हानिकारक मानता है। वो शहर भी जाता है तो पैदल या अपनी साइकिल पर, टू व्हीलर में तो बिल्कुल भी नहीं। वो अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए जिम नहीं जाता, बल्कि गाँव में कोई कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा हो तो वहां जाकर फ्री में काम करता है। उसे लगता है कि जिम जाना फिजूल खर्ची है। सोमन के नजरिए से ये एकदम ठीक लगता है, लेकिन गांव वाले उसे पागल समझते हैं कि सरकारी अफसर होकर ये मुफ्त में कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा है। अब एग्रीकल्चर ऑफिस के आगे एक अजीब सा दिखने वाला पेड़ होता है। स्कूल के बच्चे उसके शेप को देखकर उसकी वीडियो और फोटोज बनाकर सोशल मीडिया में अपलोड करते हैं और उस पर अश्लील कमेंट्स करते हैं। इससे तंग आकर एग्रीकल्चर ऑफिस के एक स्टाफ बच्चों को डांटती भी है। 2 लड़कियां किसी काम से वहां पर आती हैं और कहती हैं कि अगर ये इतना अश्लील दिखता है तो इस पेड़ को कटवा क्यों नहीं देते। वहां का क्लर्क बताता है कि सोमन इसकी कभी परमिशन नहीं देगा। उसे प्रकृति से, पेड़ों से, हर चीज से प्यार है। कहता है अगर तुम्हें पेड़ अश्लील दिख रहा है तो तुम लोग अपनी आंखें फोड़ दो, पेड़ को क्यों काटना चाहते हो? बात तो सही है। इस तरह दिन गुजरते हैं। एक दिन उस एरिया का एमएलए उस पेड़ को काटने का ऑर्डर साथ लेकर आता है और उसे कटाने पे तुला होता है, लेकिन सुमन भी अपनी बात पर अड़ा रहता है। उन्हें रोकने के लिए तो वो पेड़ पर ही घर जैसा एक सेटअप करके वहीं बैठ जाता है कि अब काटो मुझे। उसका यह अनशन मीडिया में वायरल हो जाता है कि केरला के एक गांव का पीएओ अपने गांव के एक पेड़ को काटने नहीं दे रहा है। वो पेड़ का वो हिस्सा भी काटने नहीं दे रहा है जो लोगों को अश्लील लगता है।
सभी सुमन को बावला समझते हैं, लेकिन सुमन को वे सब पागल लगते हैं जो अपनी गंदी सोच बदलने के बजाय एक बेचारे पेड़ को काटना चाहते हैं। वो अपना टेबल चेयर सब कुछ उस पेड़ के नीचे शिफ्ट कर देता है। अब किसी को उससे मिलना हो तो उसी पेड़ के सामने आकर अपना काम करवाना होगा। दरअसल सुमन अनशन पर बैठा हुआ है। जब तक सरकार इस पेड़ को काटने का ऑर्डर वापस नहीं ले लेती तब तक मैं यहीं भूखा बैठा रहूंगा। इसी बीच उसे कई बार एक लड़की का कॉल आता है जो बताती है कि मुझे आपका प्रोटेस्ट बहुत ही जेन्युइन लगा। वो बार बार सुमन को फोन करती रहती है, लेकिन सुमन उससे ठीक से बात तक नहीं करता क्योंकि उसे किसी भी लड़की में इंटरेस्ट नहीं है। अब रात हो जाती है लेकिन ऑर्डर वापस नहीं लिया जाता। सुमन मच्छरदानी लेकर उसी पेड़ पर सेटल हो जाता है। वो लड़की फिर फोन कर कहती है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, लेकिन सुमन तो कॉल काट देता है। फिर माँ फोन करती है कि तुम भूखे पेट वहां क्यों बैठे हुए हो, घर आओ खाना खा लो। सुमन कहता है कि माँ इस भूखे अनशन का मतलब ही यह है कि जब तक काम नहीं हो जाता तब तक मैं खाऊंगा नहीं। माँ कहती है ठीक है बेटा, जब अनशन खत्म कर लो तब मैं तुम्हारा फेवरेट डिश बनाकर तैयार रखूंगी। अब इससे पहले कि सुमन और कुछ कहता कॉल कट हो जाता है। दोबारा कॉल आता है तो सुमन 2-3 बार जोर से कहता है कि हाँ हाँ मुझे पसंद है, पर वो नहीं जानता कि इस बार माँ ने नहीं, उस लड़की ने कॉल किया था जो उसे फोन पर प्रपोज कर रही थी। अगले दिन पूरी मीडिया वहां पर जमा हो जाती है। सुमन को पता चलता है कि सरकार ने उस पेड़ को काटने का ऑर्डर कैंसिल कर दिया है और इस तरह सुमन अपनी लड़ाई जीत चुका है। वे मिठाई बांटकर उस जीत को सेलिब्रेट करते हैं। यहाँ पर दोस्तों, अगर आप भी सुमन की इस सीधी सोच को सपोर्ट करते हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में बताइएगा कि अगर आपके घर के आगे ऐसा पेड़ होता तो क्या आप उसको काटने देते। खैर, सुमन ने पेड़ को बचा लिया। तभी एक कॉल आता है और सुमन की माँ फोन उठाती है। दरअसल सुमन की वो फैन जिसे सुमन ने देखा तक नहीं, उसने सुमन के घर का नंबर भी पता लगा लिया था। माँ कहती है कि बेटी वो तो कपड़े धो रहा है, सुखाने आएगा तभी बात कराऊंगी तुमसे। कुछ देर के बाद सुमन अंदर आता है तो वो लड़की फिर कॉल करती है। उससे बात करके सुमन रियलाइज करता है कि वो सुमन को जेन्युइनली पसंद करती है। अब जो शादी के नाम से कोसों दूर भागता था, इस लड़के से बात करके उसे पसंद भी करने लगता है। उसे लगता है कि यही मेरी लाइफ पार्टनर बनेगी। अब वो अपनी माँ से कहता है कि मुझे अर्जेंटली शादी करनी है। उसकी माँ खुश हो जाती है कि चलो कई सालों के बाद ये शादी के लिए माना। तो वो पूछती है कि लेकिन बेटा लड़की का नाम क्या है। सुमन उसका नाम मीरा बताता है। अगले दिन सुमन अपने फ्रेंड्स के साथ मीरा के घर जाता है। मीरा सुमन को देखकर बड़ी खुश होती है और अपने पेरेंट्स को बताती है कि मुझे इसी से शादी करनी है। लेकिन उसके पेरेंट्स सुमन के वायरल वीडियोस को देख चुके थे और अपनी बेटी की शादी उससे नहीं कराना चाहते क्योंकि गांव वालों की तरह वे सुमन को पागल समझते हैं। मीरा की माँ कहती है कि ये तो कंस्ट्रक्शन साइट पर काम कर रहा था बेटा, इससे मैं अपनी बेटी कैसे दे सकती हूँ। अब सुमन का फ्रेंड बताता है कि नहीं माँ जी, वो तो एक्सरसाइज के लिए वहां पर फ्री में काम करता है। एक्चुअली सुमन इज अ गवर्नमेंट सर्वेंट, विलेज एग्रीकल्चर ऑफिसर है ये। मीरा के पापा तो मान भी जाते हैं लेकिन उसकी माँ साफ इनकार कर देती है और अपने किसी रिश्तेदार से मीरा की शादी तय कराना चाहती है। लेकिन मीरा साफ कह देती है कि माँ मैं शादी करूंगी तो सुमन से ही करूंगी और अगर आपने कहीं और मेरा रिश्ता तय कर दिया तो बस देख लीजिए भाग जाऊंगी। गांव वालों को इसकी बात माननी ही पड़ती है। इस तरह इनकी शादी हो जाती है तय। सुमन घर घर जाकर वेडिंग इनविटेशन देकर वक्त और पैसे बर्बाद नहीं करना चाहता। वो गांव के एंट्रेंस पर ताड़ के पत्ते का बना एक बोर्ड रख देता है जिसमें मंदिर का नाम, शादी की तारीख और टाइम उसने खुद लिखकर सभी को इनवाइट किया होता है। गांव वाले भी इस इनविटेशन को एक्सेप्ट कर लेते हैं और शादी में आ जाते हैं। शादी की रस्में चल रही होती है। सुमन मीरा से पूछता है कि तुमने नाश्ता किया या फिर नहीं। वो कहती है कि रस्मों के बीच नाश्ता कैसे कर सकती हूँ। सुमन कहता है कि देखो, सुबह का नाश्ता किसी भी हाल में स्किप नहीं करना चाहिए वरना पेट खराब हो जाता है। खाना सबसे इंपॉर्टेंट है, रस्में तो कभी भी कर सकते हैं। ये कहकर वो पूजा के लिए रखा हुआ केला उठाकर उसे खाने के लिए देता है। सभी चौंक जाते हैं लेकिन दूसरे क्या सोचेंगे इसकी सुमन को कभी फिक्र नहीं होती। वो बस प्रकृति के बहाव के साथ जीता है और वही करता है जो उसे ठीक लगता है। फिर मंगलसूत्र बनाने का टाइम आता है तो सुमन अपने पॉकेट में हाथ डालता है लेकिन मंगलसूत्र नहीं होता। सुमन अपनी माँ से उनका मंगलसूत्र मांगता है। वो चिल्लाती है कि मैं क्यों दूं, तुमने जो खरीदा था वो कहाँ गया। अरे सुमन कहता है कि माँ वो कहीं खो गया है। और अब सभी को पता चल जाता है और सभी अलग अलग जगहों पर जाकर मंगलसूत्र को ढूंढने में लग जाते हैं। बहुत देर के बाद भी जब वो मिलता नहीं तो लोग तरह तरह की बातें करने लगते हैं। सुमन तंग आकर अपने गले में पहना हुआ गोल्ड चेन उतार कर मीरा को पहना देता है कि फिलहाल इसे मंगलसूत्र समझ लो, बाद में नया लगवा देंगे। इस तरह शादी हो जाती है। सुहाग रात में मीरा कमरे में आती है तो खांसने लगती है क्योंकि कमरा धुएं से भरा होता है। मच्छर भगाने के लिए सुमन ने कोई जड़ी बूटी जला के रखी होती है। मीरा कहती है तुम मच्छर मारने का बैट या मशीन क्यों नहीं लगवा लेते। सुमन कहते हैं कि अरे जब तक जड़ी बूटियां हैं तो उन्हें यूज क्यों ना करें, क्यों मशीनों पर पैसा बर्बाद करें। फिर मीरा उसको ट्रेडिशनल तरीके से दूध पीने को देती है। सुमन कहता है मैं दूध नहीं पीता। मीरा कहती है मुझे भी दूध अच्छा नहीं लगता।
लेकिन मूवीज में ये सीन आता है इसीलिए मैं लेकर आ गई। ग्लास साइड में रखकर सुमन करता है दरवाजा बंद, फिर दोनों बैठकर करते हैं बातें। मीरा नया मोबाइल फोन मांगती है तो सुमन कहता है कि मोबाइल सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, आदतें बिगड़ जाएंगी तुम्हारी। वो कहती है कि अरे मोबाइल को मैं खाने थोड़ी ना वाली हूँ जो सेहत बिगड़ जाएगी, प्लीज खरीद कर दो ना। सुमन तो टॉपिक ही चेंज कर देता है कि औरत और मर्द समान होते हैं, लेकिन लड़कियों के पेरेंट्स उन्हें पढ़ा लिखा कर आखिर में एक आदमी से उसकी शादी करवा देते हैं। फिर औरत को पति के घर रहना पड़ता है। पति की लाइफ जरा सी चेंज होती है, लेकिन पत्नी को नए घर में नए लोगों के साथ एडजस्ट करना पड़ता है। ये सरासर अन्याय है, लेकिन तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगा। तुम जब चाहो अपने मायके जितने दिन चाहो रह सकती हो, मैं तुम्हें लेके जाऊंगा, घर भी लाऊंगा। ये सब सुनकर मीरा बहुत रोती है। सुमन डर जाता है कि मैंने ऐसा क्या कह दिया जो तुम रो रही हो। मीरा कहती है मुझे अपनी माँ की याद आ रही है, मुझे उनके पास जाना है। अरे इस वक्त जाना चाहती हो क्या? हाँ अभी। ठीक है रो मत, मैं अभी लेके चलता हूँ। ये कहकर रातों रात सुमन मीरा को उसके घर लेके जाता है। सब सुमन की माँ से पूछते हैं कि सुहाग रात को ये दोनों कहाँ जा रहे हैं। सुमन की माँ कहती है कि मेरे सुपुत्र ने बेचारी को न जाने क्या लेक्चर दिया कि वो अपने घर जाने की जिद कर रही है। अब सुमन ऑफिस जाता है तो वहां पर वही एमएलए अपना लोन एप्लीकेशन सैंक्शन करने को कहता है। दरअसल ये एमएलए अपने नाम से नहीं बल्कि गाँव के 10 किसानों के नाम पर लोन लेना चाहता है। अगर इसने लोन नहीं भरा तो ये नहीं फंसेगा बल्कि किसान फंस जाएंगे। इतना ही नहीं, किसानों के लोन स्कीम से पैसा लेकर ये अपने किसी बिजनेस में लगाना चाहता है जो गैर कानूनी है। सोमन साइन करने से इनकार कर देता है, जिसकी वजह से सोमन और एमएलए की दुश्मनी हो जाती है। अब एक दिन ऑफिस का एक स्टाफ बीमार पड़ जाता है तो सुमन उसे हॉस्पिटल ले जाने के बजाय उसे घर लेके आता है और उसे कोई जड़ी बूटी देता है। साथ ही उसे एडवाइस भी देता है कि अंग्रेजी मेडिसिन के बजाय हमेशा देसी मेडिसिन लिया करो। अब एक दिन मीरा को सोते हुए देखता है तो उसकी टोन देखकर उसे जगाता है। कहता है हम हनीमून पे तो गए नहीं, चलो एक हफ्ता कोडाईकनाल जाकर एंजॉय करके आते हैं। मीरा खुश होकर उसको गले लगा लेती है। हनीमून ट्रिप पर भी सोमन अपनी दंत मंजन वाली पत्तियां लेके जाता है। पहले वे पिलाने जाते हैं जहाँ पहाड़ के ऊपर एक मंदिर होता है। उस पर चढ़ते चढ़ते मीरा तो बहुत थक जाती है। किसी तरह पूजा करके वे एक जगह पर स्टे करते हैं। मीरा अपनी डायरी में लिखती है कि सोमन मुझे हनीमून पे नहीं बल्कि मेरा वेट कम करवाने के लिए लेकर आया है, इसलिए तो मंदिर की इतनी सीढ़ियां चढ़वाई मुझसे, लेकिन मुझे उसका ये अंदाज पसंद आया। इस तरह मीरा सोमन की लाइफ स्टाइल को खुशी से अपना लेती है। एक दिन मीरा आमला खरीद कर लेकर आती है। सुमन पूछता है तुम ये सब कब से खरीदने लगी? अब सुमन की माँ बताती है कि मीरा प्रेग्नेंट है। ओह, सुमन बड़ा खुश हो जाता है और मीरा का बहुत अब ख्याल रखता है। सभी एकदम अच्छा चल रहा होता है, लेकिन इसी बीच वे एक ज्योतिष के पास जाते हैं जो बताता है कि इनका होने वाला बच्चा जब 10 साल का होगा तो सोमन मर जाएगा। मीरा और सोमन की माँ घबरा जाती है, लेकिन सोमन उन्हें हिम्मत देता है कि देखो मुझे इन बातों पर विश्वास नहीं है, इसलिए मुझे कुछ नहीं होगा। मीरा भी उसकी बात मान लेती है, लेकिन सोमन एक और बात कहता है जो वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहती। सोमन मीरा की डिलीवरी हॉस्पिटल में नहीं बल्कि घर में करना चाहता है। मीरा तो गुस्सा हो जाती है कि अब तक तुमने जो कहा मैंने मान लिया, लेकिन बच्चे के मामले में मैं जरा भी रिस्क नहीं लूंगी। फिर सोमन अपनी बातों से उसे कन्विंस कर ही लेता है और मदद के लिए एक दाई को भी रख लेता है। इस दाई के 10 बच्चे हुए हैं और सभी घर में पैदा हुए हैं। हॉस्पिटल तो ये कभी गई नहीं। वेरी प्रेग्नेंट, आई मीन वेरी टैलेंटेड। सुमन कहता है कि देखो दाई घर के सारे काम खुद ही करती है, जिसकी वजह से इनकी सारी डिलीवरीज घर पर ही हुई है और एकदम नॉर्मल। अगर तुम भी काम करोगे तो घर पर ही डिलीवरी हो सकती है। आजकल की औरतें प्रेगनेंसी के टाइम पर आराम करती हैं, इसी वजह से उन्हें डिलीवरी के नाम से डर लगता है और सभी हॉस्पिटल जाकर डॉक्टर के हाथों डिलीवरी करवाना चाहती हैं। वहाँ रिस्क भी ज्यादा होता है। इस तरह वो मीरा को कन्विंस करने लगता है। मीरा अपने होने वाले बच्चे के लिए ड्रेस भी तैयार करने लगती है। दोनों बड़े खुश होते हैं। एक दिन दाई को गैस प्रॉब्लम होती है तो सुमन मीरा को किचन से कोई जड़ी बूटी लाने को कहता है। मीरा किचन में जाती है तो अचानक उसे लेबर पेन होने लगता है। सुमन घर पे डिलीवरी की पूरी तैयारी करने लग जाता है, लेकिन इस बात की खबर मीरा के पेरेंट्स को पता चलती है तो वे घबरा जाते हैं कि इस आदमी के भरोसे अपनी बेटी को नहीं छोड़ सकते वरना वो मर सकती है। वे एम्बुलेंस लेकर यहाँ आ रहे होते हैं। इतने में दाई और सुमन की माँ मीरा की नॉर्मल और सेफ डिलीवरी कर देती हैं। अपनी प्यारी सी बेटी को देखकर सुमन और मीरा बड़े खुश होते हैं। तभी वहां पर एम्बुलेंस भी आ जाती है, लेकिन अब उन्हें हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है। कुछ साल बीत जाते हैं, लेकिन अब सुमन अपनी बेटी को स्कूल नहीं भेजना चाहता। वो कहता है कि जब इसका स्कूल जाने का मन करेगा तभी इसे स्कूल भेजूंगा। वो घर पर ही अपनी बेटी को पढ़ाता है, पर एक दिन वो स्कूल ड्रॉ करती है जिसके आगे वो स्कूल बैग के साथ खड़ी है। वो सुमन को अपनी ड्राइंग दिखाकर कहती है कि पापा मुझे स्कूल जाना है। सुमन कहते हैं कि वाह बेटा, तुम्हारे में उसे ये सुनने का ही तो मुझे इंतजार था। कल ही मैं तुम्हें स्कूल लेकर जाऊंगा। सुमन ने अब एक स्कूटर भी खरीद लिया है, लेकिन वो भी इलेक्ट्रिक। अब तक तो वो साइकिल चला रहा था। स्कूल में हेडमास्टर कहते हैं कि लड़की बड़ी है, इसलिए मुझे कुछ सवाल पूछने पड़ेंगे। इसके जवाब सुनकर ही मैं डिसाइड करूंगा कि इसकी नॉलेज के हिसाब से कौन सी क्लास दी जाए। वे पूछते हैं कि बेटा तुम्हारा नाम क्या है? सुमन और मीरा की बेटी कहती है इंडिया। हेडमास्टर कहते हैं कि ये अपना नाम बताने के बजाय देश का नाम क्यों बता रही है? वे कहते हैं कि ये ठीक कहती है, इसका नाम हमने इंडिया ही रखा है ताकि कोई भी
इसके नाम को लेकर इसे किसी भी मजहब या जाति से कनेक्ट ना करें। कुछ और सवालों के भी वो ठीक से जवाब देती है तो हेडमास्टर उसे एडमिशन दे देते हैं। इंडिया स्कूल जाने लगती है। एक दिन उसकी स्कूल फ्रेंड कहती है कि मम्मी पापा गले मिलते हैं तो बच्चे पैदा होते हैं। नॉटी गर्ल। अब इंडिया घर आकर सुमन से पूछती है, पापा क्या ये सच बात है? मीरा उसको डांटती है कि ये सीख रही हो तुम स्कूल में। पर सुमन कहता है, अरे उसे डांटो मत, अगर हमसे उसे जवाब नहीं मिला तो कोई और उसको गलत जवाब भी दे सकता है। इससे बेहतर तो यही होगा कि हम ही उसको ढंग का जवाब दे दें। सुमन अपनी बेटी को बताता है कि मैं और तुम्हारी माँ एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। हमारे प्यार की वजह से ही तुम अपनी माँ के पेट में पलने लगी और धीरे धीरे बड़ी होकर एक दिन बाहर आ गई। अब तुम इतनी बड़ी हो गई हो कि इतने मुश्किल सवाल पूछ रही हो। ये कहकर सुमन इंडिया को गले लगा लेता है। सब कुछ ना बताने के बावजूद सुमन ने इंडिया की उम्र के हिसाब से उसे वो बता दिया जो उसके समझ में आ पाए। फिर वो इंडिया को स्विमिंग सिखाता है, लेकिन तालाब में मछलियां मरी पड़ी होती हैं। गांव में सभी कहते हैं कि बर्ड फ्लू आ रहा है। सुमन का फ्रेंड और उसकी पत्नी बतख पाल रहे होते हैं। तभी एमएलए आकर बहुत कम दाम पे उनके बतख खरीदना चाहता है। वो उन्हें डराता है कि अगर इन्हें बर्ड फ्लू हो गया तो तुम्हारा बहुत नुकसान होगा, इसलिए मैं जो दाम देता हूँ वो ले लो और सारे बतख मुझे दे दो। वो दोनों बेचारे घबराकर उसे बेचने ही वाले होते हैं, लेकिन सुमन उन्हें रोक लेता है कि इसे बतख मत दो, गांव में कोई बर्ड फ्लू नहीं फैला है। इस बार भी सुमन और एमएलए की टकरार हो जाती है। सुमन गांव वालों को बताता है कि गांव में बर्ड फ्लू नहीं फैला है, ये अफवाह एमएलए ने फैलाई है ताकि आप सभी अपनी मुर्गियां और बतख कम दाम पर उसको बेच दे, और इस तरह इस गांव में उसके फार्म के अलावा और किसी के पास कोई फार्म नहीं होगा, ना ही बतख ना ही मुर्गियां। ये इसका बिजनेस ट्रिक है। और तालाब की मछलियां इसीलिए मरी पड़ी है क्योंकि इसकी फैक्ट्री के केमिकल्स यहाँ पर डिस्पोज किए गए हैं। अगर आपको विश्वास नहीं है तो मैं अपनी बात को साबित कर सकता हूँ। ये कहकर सुमन और उसके दोस्त एक बतख को पाल कर खाते हैं। इतने में पुलिस आ जाती है और सभी को वहां से भेज देती है। इसके बाद सुमन का सीनियर ऑफिसर उसे परेशान करने लगता है। तंग आकर सुमन नौकरी छोड़ देता है। अब ये जानकर मीरा के पेरेंट्स कहते हैं कि कितने लोग सरकारी नौकरी के लिए उम्र भर इंतजार करते रहते हैं, लेकिन तुमने ये नौकरी क्यों छोड़ दी? अब मेरी बेटी और पोती का क्या होगा? सुमन कहता है कि वो सब मैं संभालूंगा, आप फिक्र न करें। मीरा सुमन को सपोर्ट करते हुए कहती है, तुम घर और बेटी को संभालो, मैं पापा का कैटरिंग बिजनेस चलाकर कुछ पैसे कमा सकती हूँ। एक दिन सुमन के ऑफिस स्टाफ की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। ये वही है जिसे सुमन ने हॉस्पिटल जाने से रोका था और जड़ी बूटियां दी थी। उस दिन सुमन के साथ मिलकर इसने भी बतख खाया था। उसकी वाइफ उसे हॉस्पिटल लेकर जाती है और तब एमएलए भी हॉस्पिटल में होता है। वो कहता है कि तुम्हारा पति बर्ड फ्लू की वजह से मरा है क्योंकि उस दिन सुमन के साथ मिलकर उसने भी बतख खाया था। सुमन उसे देखने आता है तो सभी मिलकर उसको मारने लगते हैं कि तुम्हारी वजह से वो मरा है। इतने में पुलिस आकर सुमन को अरेस्ट करके लेके जाती है। तब उसके दूसरे कलीग आकर पुलिस स्टेशन में धरना करते हैं कि उस दिन कई लोगों ने बतख खाया था, उन्हें तो कुछ नहीं हुआ, जो मरा है उससे पहले भी उसे कोई बीमारी रही होगी। बिना कुछ इन्वेस्टिगेट किए सुमन को अरेस्ट क्यों किया आप लोगों ने? अब पुलिस भी बिना केस दर्ज किए सुमन को छोड़ देती है, लेकिन सुमन एकदम टूट जाता है। इंडिया स्कूल जाती है तो वहां अचानक हेडमास्टर अपनी छाती पकड़कर गिरते हैं। सभी को लगता है कि वो मर गए, लेकिन इंडिया सीपीआर करके उन्हें बचा लेती है। मीरा को कॉल किया जाता है कि आपकी बेटी ने हेडमास्टर की जान बचाई। मीरा बड़ी खुश होती है और सुमन को बताने जाती है। तभी सुमन के सर पर नारियल गिरता है और उसे तुरंत हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। वहां ट्रीटमेंट के बावजूद भी सुमन मर जाता है। अब सभी को लगता है कि ज्योतिष की बात सच निकली। इंडिया 10 साल की हो चुकी है, इसलिए सुमन की जान चली गई। हॉस्पिटल से उसकी लाश को घर लेकर आते हैं। पूरा गांव बहुत दुखी होता है, लेकिन तभी अचानक सुमन उठ खड़ा होता है और फिर से अनशन करने लगता है। मतलब सुमन मरा नहीं, वो एमएलए और डॉक्टर के झूठ का खुलासा करता है। दरअसल सुमन का कलीग बर्ड फ्लू से नहीं बल्कि हॉस्पिटल की एक मेडिकल स्टूडेंट की लापरवाही से मरा था। उसने कोई गलत इंजेक्शन उसको लगा दिया, लेकिन डॉक्टर और एमएलए मिले हुए थे तो डॉक्टर ने एमएलए से मदद मांगी। एमएलए जो सुमन से बदला लेना चाहता था, उसने ये बात फैला दी कि सुमन ने जो बतख खाया वो बर्ड फ्लू से इन्फेक्टेड था, जिसकी वजह से वो आदमी मारा गया। इतना ही नहीं, इंडिया ने सीपीआर करके स्कूल हेडमास्टर को बचा लिया था, लेकिन उसके बाद इस डॉक्टर ने हेडमास्टर को डराया कि उसके हार्ट में प्रॉब्लम है और उसे हॉस्पिटल में रखा और भारी बिल भरने पर मजबूर कर दिया। जब हेडमास्टर ने सुमन को ये बात बताई तो सुमन ने डॉक्टर और एमएलए की काली करतूतों को एक्सपोज करने के लिए यही नाटक किया था। अब सभी को पता चल जाता है कि एमएलए की फैक्ट्री से जो केमिकल वेस्ट निकलता है उसी की वजह से तालाब में कई मछलियां मरी गई हैं। लेकिन एमएलए ने इस बात को कवर अप करने के लिए बर्ड फ्लू की अफवाह फैलाई और गांव के कुछ हेल्दी बतखों को मार डाला और बाकी बर्ड्स को कम दाम में खरीदा। उसका ये प्लान था कि जब वो सारे बर्ड्स खरीद लेगा तो एक और अफवाह फैलाएगा कि अब कोई बर्ड फ्लू नहीं है, फिर वो मार्केट में डिमांड पैदा करके ज्यादा रेट पे बतख बेचेगा। सबका खुलासा करने के लिए सुमन और मीरा की तारीफ में एक फंक्शन होता है। उसमें सुमन पूछता है कि अगर इस जगह पर अचानक आग लग जाए तो आप क्या करेंगे? सभी कहते हैं कि हम यहाँ से भाग जाएंगे। सुमन कहता है कि आप सिर्फ प्रॉब्लम से भागने की बात कर रहे हैं, आग को बुझाने की बात तो कोई कर ही नहीं रहा। यहाँ एक फायर एक्सटिंग्विशर है,
लेकिन मुझे भी उसका इस्तेमाल करना नहीं आता। और यही हमारी प्रॉब्लम है, हमें थ्योरेटिकली कई बातें पता है, लेकिन एक इमरजेंसी सिचुएशन में प्रैक्टिकली क्या करना है ये हमें किसने नहीं सिखाया। इसलिए मैं अपनी बेटी को प्रैक्टिकल बातें सिखाता हूँ। अगर ये 4 साल की उम्र में स्कूल चली जाती तो सिर्फ ABCD सीखती। उस दिन हेडमास्टर की इमरजेंसी सिचुएशन में CPR करके उन्हें बचा नहीं पाती। हमें अपने बच्चे को प्रैक्टिकल बातें पहले सिखानी चाहिए, ना कि बैग भर के किताब लेकर स्कूल जाओ और ABCD हाँ जे पढ़ाया वो चैप्टर कल याद करके सुनाओ बकवास। जो लोग सुमन को पागल समझते हैं अब वे उसकी इज्जत करने लग जाते हैं, उसको पूरी सपोर्ट देते हैं। इंडिया को अवार्ड भी दिया जाता है। प्रैक्टिकली तो यहाँ मूवी का एंड हो जाता है, लेकिन अपना हीरो का कैरेक्टर कुछ अलग है दोस्तों, और वो एक और अनशन शुरू करता है कि साल में एक दिन लॉकडाउन होना चाहिए। और इसी के साथ आप भी हमारे दूसरे वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम देखने वाले हैं विशेषम। दोस्तों मूवी की शुरुआत में हम शाजी नाम के आदमी को देखते हैं जो कि ऑनलाइन मोटिवेशनल क्लासेस देने के साथ ऑर्गेनिक फार्मिंग भी करता है। वो यूं तो है तो 32-33 साल का, लेकिन सर पर बाल न होने की वजह से लगता 40 के ऊपर का है। हालांकि दोस्तों शाजी की शादी तो हुई थी, लेकिन जिस लड़की से शाजी ने शादी की थी वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ मंडप से ही भाग गई और शाजी का डाइवोर्स हो चुका है अब। लेकिन इस चीज का उसे दुख भी है। अब शाजी का बड़ा भाई सुभाष उसे समझाता है कि देखो भाई, जो बीत गया उसको भूल जाओ और अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करो। जिंदगी अभी खत्म नहीं हुई है, खुलकर जियो और खुश रहो। बड़े भाई की बातें सुनकर शाजी को थोड़ा अच्छा लगने लग जाता है और वो सबसे पहले अपना हुलिया बढ़िया बनाता है। फिर वो अपने काम में यानी कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में खुद को व्यस्त कर लेता है। फिलहाल दोस्तों शाजी के परिवार की बात करें तो वो अपनी माँ के साथ रहता है। उसका भाई सुभाष अपनी पत्नी के साथ दूसरे घर में रहता है, पर वो अक्सर शाजी और माँ से मिलने के लिए आता ही रहता है। और हाँ, शाजी की एक बहन भी है, उसकी शादी हो चुकी है और वो अमेरिका में है। शाजी की बहन और उसका पति दोनों जॉब करते हैं, ऊपर से उनका बच्चा भी छोटा है। इसलिए शाजी की बहन चाहती है कि माँ यहाँ अमेरिका आ जाए हमारे साथ रहने के लिए, ताकि वो मेरे बच्चे की देखभाल भी कर ले। लेकिन शाजी की माँ अमेरिका जाने से बिल्कुल मना कर देती है, क्योंकि एक वही तो है जो शाजी के खाने पीने का ध्यान रखती है, इसलिए वो शाजी को छोड़कर नहीं जाना चाहती। जिस वजह से अब सुभाष शाजी और अपनी माँ को राय देता है कि देखो माँ, शाजी की शादी कर लेनी चाहिए। वो शादी कर लेगा तो कोई आ जाएगा जो उसका ख्याल रखेगा और फिर आपको भी फिक्र करने की जरूरत नहीं होगी। तो बस दोस्तों यहाँ पर तय होता है कि शाजी के लिए अब एक लड़की देखी जाए, क्योंकि उसकी शादी होने के बाद ही शाजी की माँ अपनी बेटी के घर अमेरिका जा पाएगी। बस फिर क्या था दोस्तों, शाजी है ना जो, वो सुभाष के दोस्त सुनील से जाकर मिलता है जो कि एक मैट्रिमोनियल एजेंसी चलाता है। एंड वो शाजी को फोटो वगैरह खिंचवा कर उसकी मस्त सी प्रोफाइल बनवा लेता है। फिर वो शाजी को कई लड़कियां दिखाता भी है, जिसमें से शाजी कुछ को सिलेक्ट भी करता है। और यहाँ से शुरू होता है सिलसिला लड़की देखने का, उसके घर जाने का। मगर कई जगह जाने के बाद और लड़कियां देखने के बाद शाजी की बात नहीं बनती। किसी न किसी वजह से उसे लड़कियां रिजेक्ट कर देती है। एंड इस बात से शाजी को बड़ा दुख होता है। वो ये सारी बातें सोचते हुए जब एक जगह रोड पर खड़ा होकर बस का वेट कर रहा होता है, तभी वहाँ पर कुछ लोग प्रोटेस्ट करते हुए आ जाते हैं, जिन्हें रोकने के लिए पुलिस वाले भी वहाँ पर आ जाते हैं। और इस भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस भीड़ पर लाठी चार्ज कर देती है। और दोस्तों बदकिस्मती से भीड़ का हिस्सा बन जाने की वजह से बेचारे शाजी को भी बहुत मार पड़ती है। अब शाजी की शादी तो नहीं हो रही थी, ऊपर से उसकी खराब किस्मत उसका साथ नहीं छोड़ रही थी, जिस वजह से एक दिन सुनील सुभाष और शाजी की माँ से कहता है कि कुमारी लड़कियों के बजाय हमें शाजी के लिए ऐसी लड़कियां देखनी चाहिए जो दूसरी बार शादी करना चाहती हो, क्योंकि देखा जाए तो ये शाजी की भी तो दूसरी शादी है ना। भले उसका कोई दोष ना हो इसमें, लेकिन है तो दूसरी शादी और शाजी की उम्र भी तो ज्यादा ही लगती है। इसी कारण शाजी को कुमारी लड़कियां रिजेक्ट कर देती है। और अगर ऐसी लड़की से शाजी शादी करेगा जो पहले भी शादी कर चुकी है, बस तो फिर उनका रिश्ता किसी वजह से चल ही जाएगा, क्योंकि फिर वो लड़की भी शाजी को अच्छे से समझेगी और काफी बढ़िया तरीके से रहेगी। सुनील आगे बताता है कि मेरी नजर में है एक लड़की ऐसी जो कि दोबारा अपनी जिंदगी की शुरुआत करना चाहती है। उसका नाम सजीता है और वो एक पुलिस वाली है। अब दोस्तों शाजी पुलिस का नाम सुनकर ना अपनी माँ और भाई के कहने पर सुनील के साथ सजिता से मिलने चला जाता है, जो कि किसी जगह पर भीड़ को काबू करने की कोशिश कर रही होती है। अब सजिता सुनील और शाजी को पास के कॉफी शॉप में बैठने को कहती है, जहाँ वो कुछ देर के बाद आती है। और शाजी को देखते ही सजिता को याद आता है कि मुझे याद आ रहा है 2 दिन पहले ये मैंने किसी भीड़ में पिटाई की थी, तो ये शाजी वहीं पर था, इसकी भी पिटाई की थी मैंने शायद। ये दोस्तों अपने में सोच रही होती है वो, लेकिन कुछ देर के बाद वो ये बात भी बोल देती है कि इसको तो मैंने मार दिया था उस दिन। ये सुनकर शाजी थोड़ा घबरा सा जाता है, पर जब सुनील बताता है ना कि नहीं ये शाजी उस भीड़ का हिस्सा नहीं था, तो तब सजिता बोलती है कि ऐसे तो मुझे भीड़ में मौजूद लोगों के चेहरे याद नहीं रहते, लेकिन आपका चेहरा मैं भूल नहीं पाई, मतलब हमारा कुछ तो कनेक्शन जरूर है। अब सजिता का स्वभाव देखकर, उसकी ये बातें सुनकर शाजी तो मन ही मन दोस्तों उसको मान बैठता है कि बस यही है मेरी दुल्हनिया। मतलब कि दोस्तों उसे सजिता से प्यार हो गया है। फिर क्या था, शाजी अपने परिवार के साथ सजिता के घर जाता है।
वहाँ वो उसकी माँ और उसके पिता से मिलता भी है। रिश्ता दोनों को तय हो जाता है और सजिता से शाजी का लगभग रोज मिलना जुलना शुरू। सजिता अब शाजी से कहती है कि देखो, तुम्हारे साथ जो भी हुआ उसके बाद दोबारा से नई जिंदगी शुरू करने का फैसला जो तुमने लिया बहुत बढ़िया लिया। इसके लिए गट्स चाहिए होते हैं और तुम सच में मेरे हीरो हो। साथ ही वो बताती है कि मेरी बड़ी बहन घर से अपने लवर के साथ भाग गई थी। अब कहीं मैं भी ऐसा कोई कदम न उठा लूं, इसलिए पापा ने मेरी शादी जल्दबाजी में कर दी, जबकि मैं पढ़ाई में अच्छी थी और आगे भी पढ़ना चाहती थी। फिर मैंने अपने पिता के इसी फैसले को भी अपना लिया, मगर जो पति मुझे मिला वो इंसान नहीं बल्कि एक राक्षस था। वो मुझे रोज मारता था, जिस कारण मुझे तंग आकर उससे अलग होना ही पड़ा। सजिता आगे कहती है कि जानते हो मैंने ये पुलिस वर्दी क्यों पहनी हुई है? ताकि मैं एक दिन अपने एक्स हस्बैंड को इतना पीटूं कि उसको सबक सिखा पाऊं। अभी तक तो वैसे ऐसा कोई मौका मिला नहीं है मुझे, मगर जब मिलेगा ना तो जरूर उस मौके का फायदा उठाऊंगी और उसे इतना पीटूंगी कि बस मजा चखा दूंगी उसे। सजिता की ये बातें सुनकर शाहजी हंसते हुए कहता है कि जरूर तुम्हारी ये विश जरूर पूरी होगी। एंड दोस्तों, जल्द ही शाहजी और सजिता की बहुत ही सिंपल ढंग से बिना किसी शोर शराबे के हो जाती है शादी। एंड सुहागरात के पहले शाहजी का भाई सुभाष उससे कहता है कि देखो, तुम दोनों की उम्र ज्यादा है, इसलिए वक्त बीत जाए इससे पहले तुम्हें फैमिली प्लानिंग कर लेनी चाहिए भाई। ये बात सुनकर शाहजी भी अकेला में सजिता से बोल देता है और वो भी दोस्तों फैमिली बनाने में इंटरेस्टेड थी, मगर शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। देखते देखते दोनों की शादी को 3 साल बीत जाते हैं, लेकिन उनके घर कोई भी तीसरा नहीं आ पाता। ऊपर से दुनिया के लोग सजिता और शाहजी से ये पूछ कर परेशान कर देते हैं कि कब आएगा नया मेहमान। हर जगह सजिता को इसी सवाल का सामना करना पड़ता था कि वो कब बनेगी माँ। एंड इस बात से तंग आकर शाहजी और सजिता एक पड़ोसी को सुना ही देते हैं एक दिन। तो अब आगे इस चीज को देखकर सुभाष शाहजी और सजिता को किसी डॉक्टर से चेकअप कराने के लिए बोल देता है। शायद दोनों में से किसी एक में कोई प्रॉब्लम हो, तो शाहजी और सजिता उसके कहने पर अपना चेकअप करवाने चले जाते हैं। दोनों को डॉक्टर टेस्ट बताती है और शाहजी के साथ सजिता का टेस्ट होता है, जिसके बाद बारी आती दोस्तों रिजल्ट की। उस दिन शाहजी सजिता से पूछता है कि अगर मुझ में कोई कमी निकले तो क्या तुम्हारा प्यार कम होगा? सजिता कहती है कि तुम पागल हो क्या, कमी तो मुझ में भी हो सकती है। इसके बाद दोनों एक दूसरे को संभालते हैं। रिपोर्ट में आता है कि शाहजी के अंदर तो कोई कमी नहीं है, बल्कि सजिता के अंदर है, जिसके लिए उसका ट्रीटमेंट चालू हो जाता है दोस्तों, मगर कोई फायदा नहीं होता। और ऐसे ही 1 साल का समय अलग अलग डॉक्टर से इलाज करवाते दोनों का बीत जाता है, मगर सजिता और शाहजी के कान बच्चे की किलकारी सुनने के लिए अब भी तरस रहे होते हैं। इसी बीच शाहजी का पुराना दोस्त उसे डॉक्टर गणपति के बारे में बताता है। कहता है कि इनके इलाज की वजह से ही मैं आज एक बच्चे का पिता बन पाया हूँ। और तब उसकी सलाह पर शाहजी सजिता के साथ गणपति के पास जाता है। दोनों का इलाज शुरू होता है और कुछ ही दिनों के बाद सजिता को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। बस दोस्तों, ये बात सुनकर शाहजी और बाकी सभी बड़े खुश होते हैं। गणपति का इलाज काम कर रहा होता है और अब शाहजी की जिंदगी में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। अब एक दिन जब शाहजी सजिता को लेकर गणपति के पास उसके स्कैनिंग के लिए लेकर जाता है, तो उस वक्त सजिता के पिता का फोन उसे आता है, जो सजिता को बताते हैं कि उनकी लॉटरी लग गई है और उन्होंने काफी सारे पैसे जीते हैं। पर दोस्तों, इस गुड न्यूज के एक्साइटमेंट के कारण बेचारी सजिता का मिसकैरेज हो जाता है और उसकी उम्मीद पूरी तरह टूट जाती है। शाहजी के साथ सजिता भी काफी दुखी हो जाती है कि क्या हो गया। वो अब डॉक्टर्स और उनकी दवाइयों से तंग आ चुके थे। आगे डॉक्टर गणपति का कहना होता है कि सजिता की ओवरी ठीक से फंक्शन नहीं कर रही है, इसलिए वो मां नहीं बन पा रही है, मगर सजिता का यूट्रस ठीक है, मतलब कि वो गर्भ धारण कर सकती है। बस हम शाहजी का स्पर्म और किसी और का एग लेकर सजिता की कोख में डाल देंगे, तो इस कारण IVF के जरिए तुम दोनों माता पिता बन पाओगे। मगर दोस्तों, ये चीज शाहजी और सजिता दोनों को ही मंजूर नहीं थी। उन्हें अपना बच्चा चाहिए था जिसके अंदर दोनों की झलक और गुण हो। सजिता बहुत ही ज्यादा दुखी रहने लग गई थी, जिसे शाहजी समझाने की पूरी कोशिश करता है, मगर सजिता को इस माहौल से चेंज चाहिए था। इसलिए वो शाहजी से पूछकर कुछ दिनों के लिए अपने माता पिता के पास चली जाती है। उस दौरान भी शाहजी और सजिता दोनों ही बड़े दुखी है, मगर शाहजी को ये समझ में आ गया था कि अगर उनको बेबी नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि उनके लिए सब कुछ खत्म हो गया। ये चीज वो कॉल पर सजिता को भी समझाता है, जो कि शाहजी की बात सुनकर अपनी आगे की पढ़ाई कंटिन्यू करने का फैसला करती है। दरअसल एक दिन सुभाष ने जब शाहजी से कोई बच्चा अडॉप्ट करने की बात करी थी, तो शाहजी ने उससे बोला था कि बच्चा हम इस उम्मीद में करते हैं कि बुढ़ापे में वो हमारी सेवा करेगा, लेकिन उनके अपने सपने होते हैं, वो पढ़ने या जॉब करने कहीं दूर निकल जाते हैं। उनकी भी जिंदगी है, हमें उनसे उम्मीद नहीं लगानी चाहिए। इसलिए हमारे बच्चे नहीं है, इस बात से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम दोनों एक दूसरे के लिए काफी है। अब उसी दिन शाहजी सुनील के साथ अपने एक दोस्त के यहाँ भी जाता है, जिसने एक विदेशी लड़की से शादी की और दोनों की शादी को 6 साल हो चुके हैं। वो बातों ही बातों में बताता है कि शाहजी, हम दोनों ने ही बच्चे ना करने का फैसला किया है। अब इस बढ़ती
आबादी वाले देश में बच्चे लाकर उन्हें भी इस रेस और फालतू के कंपटीशन का हिस्सा क्यों बनाना? पढ़ाई करो, अच्छी जॉब करो, बस हम दोनों ही अभी खुश हैं। ये सारी बातें सुनने के बाद शाहजी भी अब सब कुछ भगवान पर छोड़ देता है। सजिता भी वापस आ चुकी थी और शाहजी उसका बहुत ख्याल रख रहा था क्योंकि सजिता ने पढ़ाई शुरू कर दी थी। अब एक दिन सजिता जब पुलिस स्टेशन में बैठी होती है तो उसकी एक इच्छा पूरी हो जाती है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों थाने में सजिता के एक्स हस्बैंड की पत्नी आई होती है उसके खिलाफ कंप्लेंट लिखवाने के लिए कि वो उसको मारता पीटता है। बस उसे देखते ही सजिता ने ये मौका नहीं छोड़ना चाहा और डंडा हाथ में लेकर अपने एक्स हस्बैंड की फुर्सत से सुताई कर दी, जिससे सजिता को बड़ी अच्छा फील हुआ और वो शाहजी को ये सब बताकर काफी हंसती भी है। अगले दिन की बात है, शाहजी जब सुबह सुबह यूं ही घर में बैठा होता है, उस दौरान सजिता उसको अपनी प्रेगनेंसी किट दिखाते हुए गुड न्यूज देती है कि वो प्रेग्नेंट है। ये बातें सुनकर शाहजी की खुशी का ठिकाना नहीं, उसे विश्वास ही नहीं होता क्योंकि गणपति ने कहा था कि शाहजी की मां बनने का सिर्फ 1% चांस है। इसलिए वो कई बार सजिता को अलग अलग किट से चेक करने के लिए कहता है, मगर हर बार रिजल्ट पॉजिटिव। इस तरह कहानी दोस्तों अब 15 महीने आगे जाती है, जहां हम शाहजी के हाथ में एक प्यारी सी बच्ची को देखते हैं। वो इस बच्ची के साथ डॉक्टर गणपति से मिलने के लिए आया होता है। गणपति भी उसकी बच्ची को देखकर बड़ा खुश होता है और उसे ये नामुमकिन लग रहा होता है। शाहजी कहता है कि कभी कभी हमें कुछ चीजें ईश्वर पर छोड़ देनी चाहिए, भले परसेंट 1 हो या फिर 0। हमने भी इस बात को ईश्वर पर छोड़ दिया था और अपनी जिंदगी में खुश रहने लगे थे, लेकिन जब सही वक्त आया तो भगवान ने खुद हमारी जेब भर दी। गणपति से मिलने के बाद शाहजी और सजिता अपनी प्यारी सी गुड़िया के साथ चले जाते हैं और यहाँ पर दोस्तों ये प्यारी सी मूवी होती है खत्म। बाकी अगर आपको वीडियो वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हैं आप सभी? तो आज हम देखने वाले हैं मंकू भाई फॉक्स रानी। दोस्तों मूवी की शुरुआत राजेश नाम के आदमी से होती है। राजेश की बात की जाए तो बचपन में ही उसकी मां का निधन हो गया था। उसके बाद से ही राजेश के पिता ने उसको पाल पोस कर बड़ा किया। राजेश एक छोटे से गांव में रहता है जहां सारे गांव वाले राजेश को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं क्योंकि राजेश सच में बहुत ज्यादा अच्छा इंसान है। लोगों की इज्जत करना, जरूरत पड़ने पर उनकी मदद करना उसे बड़ा अच्छा लगता है। राजेश नाटक वगैरह में शेर बनने का रोल भी करता है, जिससे वो अपने थोड़े बहुत खर्चे निकाल लेता है। मतलब बड़ी प्यारी सी है राजेश की जिंदगी। उसके 4 दोस्त हैं जिनसे वो बहुत ज्यादा प्यार करता है, उनके लिए कुछ भी करने को तैयार है। लेकिन राजेश के अंदर बस एक कमी है कि वो शर्माता बहुत है। लड़कियों को देखकर वो एकदम से घबरा जाता है, उनसे बात करना तो दूर की बात, उनके साथ खड़े रहने से भी उसके पैर कांपने लग जाते हैं, जिससे राजेश के पिता और उसके दोस्त भी परेशान कि क्या करे। अगर ऐसा ही हाल रहा तो ये तो शादी कैसे करेगा। अगले सीन में राजेश अपने दोस्त बालू के साथ लूडो खेल रहा होता है, तब उसका दोस्त मोबाइल लेकर बाथरूम में चला जाता है। राजेश बालू से कहता है कि अबे ये क्या करने गया है बाथरूम में, वो भी मोबाइल लेकर। जिस पर बालू कहता है कि तू नहीं समझेगा, अपनी गर्लफ्रेंड से वीडियो कॉल करने गया हूँ, तेरी भी गर्लफ्रेंड होती तो तू समझ जाता। राजेश हैरान कि यार गर्लफ्रेंड रखने के बाद मोबाइल भी बाथरूम में लेकर जाना पड़ता है क्या, बड़ी अजीब बात है। अच्छा हुआ मेरे पास गर्लफ्रेंड ही नहीं है। इसके बाद राजेश फिर गांव में जो नाटक होता है उसमें अपना रोल करने जाता है, जो रोल करने के बाद उसको थोड़े पैसे भी मिलते हैं। अब दोस्तों वो जब बालू के पास आता है तो बालू उससे कहता है कि तुझे पता है कल अपने दोस्त मयंक का बर्थडे है, हम उसके लिए कुछ करते हैं चल, वरना उसे बुरा लग जाएगा। राजेश कहता है कि बात तो सही कह रहा है यार, नाटक से मुझे थोड़े पैसे मिले हैं, उन्हीं पैसों से जाकर अच्छे से केक वगैरह का बंदोबस्त कर देता हूँ। अगले दिन चारों दोस्त मिलकर मयंक का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। इसके बाद सभी शराबी की दुकान पर शराब वगैरह पीने आते हैं। तभी वहाँ पर राजेश के पड़ोस में रहने वाली एक लड़की आती है जो अपनी दोस्त मीना के साथ ही आई थी। वो राजेश से कहती है देखो ये मेरी दोस्त है और तुमसे कुछ बात करना चाहती है। लेकिन राजेश तो लड़कियों से शर्माता है, वो घबरा ही जाता है। तब उसके दोस्त कहते हैं कि अबे गधे कितना शर्माएगा, जाना उससे बात कर। डरते डरते राजेश मीना से बात करने चाहता है। मीना उससे कहती है कि देखो मुझे तुम बहुत अच्छे लगते हो, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में आना चाहती हूँ। और ये क्या, डर के मारे राजेश कोई जवाब दे ही नहीं पाता। तो मीना थोड़ा जोर से उसे कह देती है कि पागल हो क्या, कब से कह रही हूँ कुछ, जवाब क्यों नहीं दे रहे हो। बस दोस्तों इस चीज से राजेश डर के मारे वहां से भाग जाता है और अपने दोस्तों से आकर कहता है कि यार ये मीना तो मुझे डांट रही है, मुझसे ये सब नहीं होगा। अब उसके दोस्त भी परेशान हो जाते हैं कि इसका क्या होगा इस जिंदगी में, न जाने कौन लड़की इसकी किस्मत में लिखी होगी, या कोई है भी या फिर नहीं। अगले सीन में राजेश का भी बर्थडे आ जाता है। वो तो सुबह सुबह नहा धोकर फ्रेश हो जाता है अच्छे से कि चलो आज मेरा बर्थडे है तो मेरे दोस्त आएंगे मेरे लिए केक लेकर, खूब मजा आएगा, हम सब मिलकर एंजॉय करेंगे। लेकिन दोस्तों इंतजार करते करते सुबह से दोपहर हो जाती है, लेकिन किसी ने बर्थडे सेलिब्रेट करना तो छोड़ो, सभी दोस्तों का फोन भी बंद जा रहा होता है। राजेश परेशान हो जाता है कि यार इनको मेरा बर्थडे याद भी है या फिर ये मुझे सरप्राइज देना चाह रहे हैं। ठीक है थोड़ा और इंतजार कर लेता हूँ। ऐसे ही इंतजार करते करते सुबह से रात हो जाती है, लेकिन ना तो किसी ने राजेश को विश किया, ना ही कोई पार्टी रखी। और डेली तो सारे दोस्त उससे मिलने जाया करते थे, लेकिन आज तो कोई मिलने नहीं आया।
राजेश को बड़ा बुरा लग जाता है यार कि मैं अपने दोस्तों के बर्थडे पर इतना कुछ करता हूँ और वो तो मेरा बर्थडे ही भूल गए। लगता है मेरे दोस्तों को जरूर अपनी गर्लफ्रेंड से बातें करनी होगी, इसलिए वो उनके साथ घूमने गए होंगे और मेरा फोन नहीं उठा रहे। लगता है मुझे भी खुद के लिए लड़की ढूंढनी होगी ताकि मैं अपने दोस्तों को दिखा पाऊं कि मुझे किसी की जरूरत ही नहीं है। तो अगले सीन में राजेश थोड़ा स्टाइलिश कपड़े पहनकर घर से निकलता है और सबसे पहले मीना के पास जाता है ताकि उसके साथ रिलेशनशिप की शुरुआत कर पाए। लेकिन अफसोस की बात, देर हो चुकी थी। मीना ने दूसरा बंदा ढूंढ लिया था जिसके साथ वो रिलेशनशिप में आ चुकी है। राजेश उस बंदे को देखकर हैरान, क्योंकि वो थोड़ा पागल टाइप का दिखाई दे रहा है, लड़कियों जैसी हरकत करता है और बच्चों की तरह लॉलीपॉप खा रहा होता है। अब राजेश भी सोचता है कि अच्छा हुआ कि मैं मीना के साथ रिलेशनशिप में नहीं आया, वरना ये तो मुझे भी लॉलीपॉप खाना सिखा देती। इसके बाद वो दूसरी किसी लड़की को ढूंढने कॉलेज के बाहर आकर खड़ा हो जाता है ताकि कोई अच्छी लड़की मिले तो उससे बात कर पाए। लेकिन ऐसा उसे कोई नहीं मिलता, सभी लड़कियां उसे इग्नोर करके चली जाती है। राजेश परेशान कि यार क्या किस्मत है मेरी। ऐसे ही परेशान होकर जब वो घर की ओर जा रहा होता है तभी रास्ते में गाँव का एक आदमी उससे पूछता है कि क्या हुआ राजेश, परेशान लग रहे हो, सब ठीक तो है? राजेश कहता है कुछ नहीं यार, लड़की ढूंढ रहा हूँ, मिल ही नहीं रही। वो आदमी कहता है कि अरे मुझसे कहना चाहिए था ना, अभी दिलवाता हूँ एक लड़की, मस्त काम हो जाएगा तेरा। फिर दोस्तों वो एक प्रोस्टिट्यूट का नंबर राजेश को दे देता है। अब उस आदमी को तो लग रहा था कि राजेश को प्रोस्टिट्यूट चाहिए, जबकि बेचारा कोई अच्छी लड़की ढूंढ रहा था ताकि रिलेशनशिप में आ पाए। और प्रोस्टिट्यूट की बात से अनजान राजेश नंबर पे कॉल लगाकर उस प्रोस्टिट्यूट के घर चला जाता है। वो बेचारा तो उसको अपना नाम बता रहा होता है कि मेरा नाम राजेश है, मैंने इतनी पढ़ाई की है, ऐसे ऐसे काम करता हूँ वगैरह वगैरह। पर प्रोस्टिट्यूट तो उसके हाथ में सीधा दोस्तों प्रोटेक्शन थमा देती है। अब राजेश को पता ही नहीं ये क्या चीज है। वो उससे कहता है कि अरे मेरा बर्थडे तो कल था, फिर ये बलून का मैं आज क्या करूंगा। ये सुनते ही दोस्तों प्रोस्टिट्यूट उसको थप्पड़ मार मार कर भगा देती है। ये न जाने कहां कहां से चले आते हैं बेवकूफ। अब इन सारी चीजों से परेशान होकर राजेश डिसाइड करता है कि भाड़ में जाए ये रिलेशनशिप। एक काम करता हूँ, मैं पिताजी से कह देता हूँ कोई लड़की ढूंढे तो मैं सीधे शादी कर लूंगा, लेकिन ये पटाने वटाने का काम मुझसे नहीं हो रहा। राजेश के पिता दोस्तों अपने एक दोस्त के साथ अलग अलग लड़कियों के घर जाते हैं ताकि राजेश से शादी की बात चलाई जा सके। लेकिन बेचारे की फूटी किस्मत, जिस भी लड़की के साथ वो शादी की बात करने जाता, किसी का पहले से बॉयफ्रेंड होता तो वो सीधे राजेश को मना कर देती, और कुछ तो बॉयफ्रेंड से धोखा खाई होती है जो उनके बच्चे की माँ भी बनने वाली थी। तो ऐसी लड़कियों को राजेश खुद ही रिजेक्ट करके घर से भाग जाता है। बेचारा राजेश किस्मत को लेकर बहुत उदास बैठा होता है कि लगता है ऊपर वाले ने मेरी किस्मत में कोई लड़की लिखी ही नहीं, हे भगवान मेरी मदद कर लो। तभी राजेश के पास एक आदमी आता है जो शहर में ही रहता है और कुछ टाइम के लिए यहाँ गांव घूमने आया है। वो राजेश की परेशानी देखकर कहता है कि यार इतनी सी बात के लिए इतना टेंशन क्यों ले रहे हो, ये जमाना सोशल मीडिया का है, इंस्टाग्राम फेसबुक पर अकाउंट बनाओ, ऐसी फोटोज अपलोड करो और उसके बाद लड़कियों को रिक्वेस्ट भेजो, क्या पता किसी लड़की को तुम्हारी शक्ल पसंद आ जाए और वो तुमसे जरूर बात करेगी, देखना। पर प्रॉब्लम यह है कि राजेश को फेसबुक पे अकाउंट बनाना ही नहीं आता, तो वो आदमी उसका अकाउंट बनाकर एक अच्छी फोटो भी अपलोड कर देता है। राजेश बड़ा खुश कि चलो मेरा काम होने वाला है। अब रात को राजेश कई सारी लड़कियों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है ताकि कम से कम सामने से कोई लड़की उसको रिप्लाई तो करे, और किस्मत से रानी नाम की लड़की उसको रिप्लाई करती है और उससे कहती है आपकी फोटो काफी अच्छी है, एकदम हैंडसम दिखते हो। राजेश के मन में लड्डू फूटने लग जाते हैं कि अगर पहले पता होता तो अब तक तो 50 लड़कियों के साथ मैं रिलेशनशिप में आ चुका होता। रानी तो राजेश का नंबर भी मांग लेती है ताकि दोनों टाइम मिलकर आराम से बात कर पाए। अब नंबर देने के बाद तो राजेश का सारा दिन बस मोबाइल में घुसा रहता है, कब रानी का फोन आएगा, कब मैं उससे बात करूंगा, कब मजा आएगा। पिछले कुछ दिनों में वो जितना परेशान हुआ था ना, रानी की वजह से उसकी सारी परेशानी खत्म हो जाती है, क्योंकि रानी काफी ज्यादा सुंदर भी है और ऐसी सुंदर लड़की कहाँ कभी किसी से नंबर मांगती है बताओ। तो राजेश सोचता है मैं बहुत खास हूँ, लेकिन राजेश के पिता को नहीं पता था कि राजेश किस वजह से खुश है, लेकिन उसकी खुशी देखकर वो भी खुश थे। अब रात को रानी राजेश को फोन करती है। राजेश पूरा दिन कॉल का इंतजार कर रहा था कि रानी कॉल करेगी या फिर पता नहीं करेगी भी कि नहीं, लेकिन उसने कॉल किया। अब राजेश बड़े प्यार से उससे बातें करता है, थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस भी उसके अंदर आने लगता है लड़कियों से बात करने का मतलब। साथ ही साथ जब भी रानी को टाइम मिलता वो राजेश को फोन लगाकर उससे बात कर लिया करती। राजेश भी बड़ा खुश होता था। तब दोस्तों एक दिन राजेश से मिलने बालू आता है। राजेश तो उससे बड़ा गुस्सा है कि तू मेरे बर्थडे पे क्यों नहीं आया बे, लेकिन बालू कहता है कि यार गुस्सा क्यों हो रहा है, मुझे तेरा बर्थडे याद था, लेकिन मेरा ऑपरेशन था शहर में, उसी के लिए चला गया था, फोन तक करने को नहीं मिला मुझे, इसलिए बता नहीं पाया, आज ही हॉस्पिटल से छुट्टी मिली है मुझे, तो तू मुझसे मिलने क्यों नहीं आया। ये सुनकर राजेश तुरंत ही अपना सारा गुस्सा खत्म करके उससे कहता है अभी तो ठीक है ना भाई, अरे पहले क्यों नहीं बताया तूने, मैं भी तेरे साथ चलता, देख आगे से कुछ भी परेशानी हो मुझसे कह लेना, हर चीज में साथ दूंगा तेरा। तभी राजेश के बाकी दोस्त भी वहाँ पर पहुंच जाते हैं। राजेश उनसे तो गुस्सा था कि तुमने मुझे बर्थडे विश क्यों नहीं किया। तभी दोस्तों रानी को उसका वीडियो कॉल आ जाता है, तो वो अपने दोस्तों से साइड होकर रानी से बात करने चला जाता है और उसके दोस्त हैरान कि ये तो लड़कियों से शर्माता था, अब देखो तो जरा इसको लड़की से बात करने के लिए हमें साइड करना पड़ रहा है।
बालू बाकी दोस्तों से कहता है कि देखो कोई अच्छा सा बहाना लगाकर राजेश से माफी मांग लो, हमसे गलती तो हो गई है जो उसका बर्थडे भूल गए। मैंने भी ऑपरेशन का बहाना कर दिया था, लेकिन अगर माफी नहीं मांगी तो वो हमें नहीं बताएगा कि वो किस लड़के से बातें कर रहा है। मतलब बालू ने राजेश से झूठ कहा कि ऑपरेशन हुआ था, उसका कोई ऑपरेशन नहीं हुआ। इसलिए बाकी के दोनों दोस्त भी अपने हिसाब से बहाना करके राजेश को अपनी बातों में फंसा लेते हैं, क्योंकि राजेश काफी भोले किस्म का इंसान है। वो तो किस्मत से राजेश के प्यार में कोई लड़की गिर पड़ी जो रानी है। राजेश कहता है कि फेसबुक पर मिली है मुझे, वो बड़ी सुंदर है और मासूम भी, उसका तो पता नहीं लेकिन मैं तो उससे प्यार करने लगा हूँ। ये सुनकर उसके दोस्त खुश हो जाते हैं, लेकिन उसको चेतावनी भी देते हैं कि अक्सर फेसबुक वाला प्यार और सुंदर दिखने वाली लड़की, इनके पीछे बहुत बड़ा राज होता है, सावधान रहना। ये बातें सुनकर राजेश को भी लगता है कि कहीं मेरे दोस्त सच तो नहीं कह रहे। इसीलिए वो रानी को मैसेज करके कहता है कि देखो बुरा मत मानना, लेकिन क्या तुम मुझे अपनी ऐसी फोटो भेज सकती हो जिसमें तुमने अपने हाथ में प्लेट रखा हो। देखो आजकल सोशल मीडिया पर कितने धोखेबाज लोग रहते हैं, मैं बेवकूफ नहीं बनना चाहता। रानी कहती कोई बात नहीं, तुम्हारा कहना बिल्कुल सही है। तो वो अपनी फोटो भेज देती है जिसमें उसने प्लेट हाथ में पकड़ा हुआ है। ये देखकर राजेश को सुकून मिलता है कि ये वही लड़की है जिसकी फोटो अपलोड हुई है अकाउंट पर। वो एक बार फिर से अच्छे से कंफर्म करने के लिए रानी से दूसरी फोटो भी मांगता है, जिसमें रानी को अपने हाथ पर राजेश का नाम लिखना था। तो रानी नाम हाथ पर लिखकर वो फोटो भी सेंड कर देती है। अब राजेश के दिल को सुकून मिल जाता है कि चलो मेरे साथ कोई स्कैम नहीं हो रहा। रानी कहती है कि अगले हफ्ते मेरा बर्थडे है, तो मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे मिलने आओ, हम सब मिलकर अच्छे से पार्टी करेंगे। राजेश ऐसा मौका तो चाह ही रहा था, वो तुरंत इसके लिए मान जाता है। अब राजेश को इतनी खुशी इससे पहले कभी नहीं हुई थी। उसने सोच लिया था कि वो अगले हफ्ते पर रानी को प्रपोज करेगा और फिर दोनों शादी कर लेंगे। अब राजेश का ये हफ्ता बड़ा मुश्किल से गुजरता है। सारा दिन वो रानी से बातें करता, उससे बात किए बगैर तो राजेश का दिन गुजरता ही नहीं। जिसके बाद आता है बर्थडे वाला दिन। राजेश अच्छे से गिफ्ट्स पैक करवा कर रानी के दिए हुए एड्रेस पर जाने के लिए निकल जाता है, जो कि राजेश के घर के करीब ही था। तो वो रानी की बताई हुई जगह पर आकर उसको कॉल करता है कि मैं पहुंच चुका हूं, तुम कहां पर हो। वो कहती है बस मैं आ ही रही हूँ। इसके बाद वहां पर एक बहुत ही ज्यादा मोटी लड़की आती है, जो कि राजेश के 2 गुना से भी ज्यादा है, और वो राजेश के बाजू में आकर खड़ी हो जाती है। राजेश उससे कहता है आप कौन है, क्या रानी ने आपको भेजा है ताकि आप मुझे उसके पास लेकर जा पाओ। वो लड़की कहती है मैं ही रानी हूँ, जो तुमसे बात किया करती थी वही मैं हूँ, मैंने ही तुम्हें मिलने के लिए बुलाया है। ये सुनकर दोस्तों राजेश के पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि नहीं ये हो ही नहीं सकता। रानी और तुम्हारे अंदर तो जमीन आसमान का फर्क है, तुम रानी नहीं हो सकती। रानी कहती है कि देखो जिससे तुम बात करते थे वो मेरी छोटी बहन थी, जिसका कल के दिन देहांत हो चुका है। मेरे माता पिता मेरी शादी के लिए बहुत परेशान थे, कई लड़कों ने मुझे रिजेक्ट कर दिया, जिस चीज से मैं डिप्रेशन में चली गई, और मैंने तो अपनी जान देने की कोशिश की कि तभी मेरी छोटी बहन और मैंने मिलकर ये तरीका निकाला। देखो राजेश मैं जानती हूँ जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, मेरी इसमें गलती है, लेकिन जब से मैंने तुम्हारी फोटो देखी तुम्हें पसंद करने लगी हूँ, प्लीज मुझसे शादी कर लो, तुम जो कहोगे मैं वो करने को तैयार हूँ। दोस्तों यहाँ पर राजेश का दिमाग बिल्कुल चकराया हुआ था। वो जो गिफ्ट्स वगैरह लेकर आया था ना, उन सभी को वहीं फाड़ कर फेंक देता है और रानी से कहता है कि भाड़ में जाओ, तुम लोगों ने मेरी फीलिंग्स के साथ खेला है, कभी माफ नहीं करूंगा तुम लोगों को। रानी उसके सामने गिड़गिड़ाते हुए रिक्वेस्ट करती है कि मुझे छोड़कर मत जाओ, लेकिन राजेश एक नहीं सुनता और चला जाता है वहाँ से। वो ऐसे उदास होकर जब घर जा रहा होता है तो उसके दोस्त उससे कहते हैं कि क्या हुआ भाई, उदास लग रहा है। तो वो रोते हुए सारी बातें उन्हें बताता है। अब ये सुनकर बालू कहता है कि देख तेरे साथ जो हुआ वो सही नहीं था, लेकिन तू आराम से भी तो रानी को मना कर सकता था, ऐसे छोड़कर नहीं आना चाहिए था। तूने जिस रानी को फेसबुक पे देखा था उसको तूने प्रपोज तो नहीं किया था ना, अगर तू उसको प्रपोज करता और ऐसे ही वो तुझे रिजेक्ट करके भगा देती तो बता तुझे कैसे लगता। वैसे ही अभी रानी को भी लगा होगा, भले ही वो मोटी है लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तू उससे ऐसे बर्ताव करे, ये सही बात नहीं है यार। ये सुनकर राजेश को भी लगता है कि बालू बिल्कुल सही कह रहा है, मुझे उसके साथ ऐसा बिहेव करना ही नहीं चाहिए था। रानी बहुत ज्यादा प्यार करने लगी है मुझसे लगता है, इसीलिए वो दोबारा रानी से मिलने जाता है और उससे कहता है कि देखो जो हुआ उसके लिए माफ कर दो मुझे मालूम है मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम्हारे साथ जो भी हुआ लाइफ में वो जानकर मुझे बड़ा बुरा लगा, इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं तुमसे शादी करूंगा। दोस्तों ये सुनने के बाद रानी बड़ी खुश हो जाती है, लेकिन राजेश कहता है मेरी एक शर्त है, तुम्हें शादी के बाद जिम ज्वाइन करना पड़ेगा और खुद को फिट करके दिखाना पड़ेगा, तुम मेहनत से दूर नहीं भागोगी। तो रानी भी कहती है मैं वो सब करूंगी जो तुम करने को कहोगे, तुमने आज जो मेरे लिए किया उसको मैं कभी भुला नहीं सकती। अब राजेश अपने पिता के पास आकर कहता है कि पिताजी मैंने लड़की पसंद कर ली है, कल हमें उसके घर जाना है।
ताकि शादी की डेट फिक्स कर पाए। राजेश के पिता शॉक भी होते हैं और खुश भी कि ये तो बड़ी अच्छी बात है। इसके बाद राजेश अपने पिता के साथ कल के दिन रानी के घर जाता है, लेकिन जैसे ही उसके पिता रानी को देखते हैं हैरान, क्योंकि राजेश और रानी का कोई मैच ही नहीं लग रहा। लेकिन राजेश को खुश देखकर वो कोई सवाल नहीं उठाते और दोनों की शादी फिक्स कर दी जाती है। अब शादी वाले दिन सारे गांव वाले आए होते हैं। सभी रानी को देखकर हैरान होते हैं कि कैसी लड़की पसंद कर ली इसने। लेकिन बाकियों से राजेश को कोई मतलब ही नहीं था। रानी उससे प्यार करती है और वो रानी से, बस इतना उसके लिए काफी है। वहीं दोस्तों हम घर के कमरे में असली रानी को देखते हैं। ये वही रानी है जिसकी फोटोज राजेश ने फेसबुक पर देखी थी। वो मरी नहीं थी बल्कि जिंदा थी और उसका नाम भी प्रिया होता है। तो प्रिया हमें बताती है कि आखिर इन सब की शुरुआत कैसे हुई। तो असल में रानी के काफी ज्यादा मोटी होने की वजह से कई सारे लड़कों ने उसको रिजेक्ट कर दिया, जिस वजह से उसने आत्महत्या करने की भी कोशिश की। और प्रिया रानी की छोटी बहन थी जो किसी और से नहीं बल्कि राजेश के दोस्त बालू से प्यार करती थी। प्रिया के माता पिता ने कह दिया था कि जब तक रानी की शादी नहीं होती तब तक प्रिया की भी शादी नहीं हो सकती। इसीलिए प्रिया और बालू ने मिलकर ये प्लान बनाया कि राजेश को फंसाएंगे और एक बार शादी हो जाए तो फिर राजेश ऐसा इंसान नहीं कि वो बाद में झगड़ा वगैरह करेगा। वो अच्छा आदमी है, उसको जैसी बीबी मिल जाएगी उसी में खुश रहेगा। तो यहाँ पर प्रिया और बालू का प्लान ये था कि अगर राजेश के साथ रानी फंस गई तो उसके बाद हम दोनों की भी शादी हो जाएगी। इसीलिए बर्थडे वाले दिन बालू ने अपना और अपने दोस्तों का फोन बंद करवा दिया ताकि राजेश को लगे कि लड़कियों की वजह से उसके दोस्त उसे भूल रहे हैं, तो बदला लेने के लिए वो भी लड़की ढूंढेगा। और ऐसा हुआ भी। वो आदमी जिसने राजेश को फेसबुक अकाउंट के बारे में बताया वो भी बालू का ही दोस्त था। उसी के साथ साथ राजेश के पिता ने अपने जिस दोस्त से कहा था कि राजेश के लिए लड़कियां ढूंढनी है, तो वो दोस्त को भी दोस्तों बालू ने अच्छे पैसे दिए थे। इसी वजह से वो सिर्फ ऐसी लड़कियों के घर राजेश को लेकर गया जो उसे रिजेक्ट करती रही। पता हो दोस्तों, राजेश के दोस्तों ने उसको धोखा दे दिया। जिस बालू पर वो जान छिड़कता था उसी ने उसके खिलाफ प्लान बनाया। अब उसका प्लान तो सफल हो गया, राजेश और रानी की शादी भी हो गई। उसी के 1 महीने के बाद बालू ने भी दोस्तों प्रिया से शादी कर ली होती है। वो दोनों तो वैसे खुश हैं, लेकिन अंदर से बालू को बहुत बुरा लगता है कि राजेश की मासूमियत का मैंने फायदा उठाया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो वो उससे अब माफी मांगने के लिए उसके पास जाता है, लेकिन उसके कुछ कहने से पहले ही राजेश उससे कह देता है कि मुझे सब पता चल गया है। रानी ने शादी के पहली रात को ही रोते हुए मुझे सारी सच्चाई बता दी थी। मुझे बहुत गुस्सा आया, मैंने तो एक थप्पड़ तक उसको मार दिया, लेकिन उसने मेरा गुस्सा शांत भी कर लिया। और अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कैसी है, लेकिन वो मुझे प्यार करती है, इतना काफी है मेरे लिए। पर एक बात का तुम हमेशा ख्याल रखना बालू, भरोसा एक बार टूट जाता है ना तो दोबारा कभी नहीं जुड़ता। इसीलिए जो तुम्हारे ऊपर आंख बंद करके भरोसा करता हूँ ना, उसका दिल कभी मत तोड़ना। इतना कहने के बाद वो चला जाता है। बालू समझ चुका था कि राजेश बहुत ज्यादा नाराज है और उसका हक भी बनता है नाराज होने का, लेकिन राजेश का भगवान पर भरोसा था। रानी भले ही थोड़ी मोटी है, लेकिन जितने शिद्दत से वो राजेश को पसंद करती है, उसको एनी टाइम खुश रखने की कोशिश करती है, शायद ही ऐसी दूसरी लड़की कोई राजेश को कर पाए। इसी चीज से राजेश बड़ा खुश होता है और मिक्स फीलिंग के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। बाकी दोस्तों अगर आपको वीडियो वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हो आप सभी। तो आज हम देखने वाले हैं गुलकंद। दोस्तों आज की मूवी एक कॉमेडी मूवी होने वाली है जिसे आप आराम से अपनी फैमिली के साथ बैठकर देख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत मरकंद नाम के आदमी से होती है जिसके घर पर मेहमान आने वाले हैं। असल में मरकंद की बेटी मीनू के साथ शादी की बात करने के लिए लड़के के परिवार वाले आ रहे हैं और मीनू खुद बहुत ज्यादा खुश है क्योंकि वो लड़के को पहले से जानती है दोस्तों, और दोनों काफी समय से रिलेशनशिप में भी हैं। और अब जाकर दोनों के परिवार वालों ने शादी के लिए हामी भरी है। इसीलिए लड़का जिसका नाम ओमकार है वो अपने पिता ग्रीश और माँ रागनी के साथ मीनू के घर पर आता है, जहाँ सभी घर वाले उनका स्वागत करते हैं। मीनू की माँ नीता किचन में खाने का बंदोबस्त कर रही होती है और सभी मेहमानों को बिठाने के बाद नीता सभी के लिए जूस वगैरह लेकर आती है। पर जब ग्रीश की नजर नीता पर जाती है तो वो उसको देखते रह जाता है। नीता भी ग्रीश को यहाँ देखकर हैरान हो चुकी होती है और देखकर साफ पता चल रहा है कि दोनों एक दूसरे को जानते हैं और अचानक से कई सालों के बाद आमने सामने देखकर वो हैरान रह गए। तो बात यह है दोस्तों की करीब 25 साल पहले कॉलेज के टाइम पर नीता और ग्रीश एक दूसरे को पसंद किया करते थे। दोनों रिलेशनशिप में भी थे, लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ कि ग्रीश ने आइंदा कभी नीता से मुलाकात नहीं की। वो उसकी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो गया। काफी समय तक नीता ने ग्रीश का इंतजार किया, लेकिन वो कभी उसके पास लौट कर नहीं आया। तो नीता ने अपने घर वालों के कहने के मुताबिक मरकंद से शादी कर ली। मरकंद के साथ शादी हुए 25 साल हो चुके हैं और अब वो 2 बच्चों की माँ है, बड़ी बेटी मीनू और छोटा बेटा नकुल। उसी तरह से ग्रीश भी जिंदगी में आगे बढ़ चुका है, लेकिन किस्मत ने ऐसा खेल खेला कि दोनों के बच्चे एक दूसरे से प्यार कर बैठे
जिसकी वजह से दोनों की 25 साल के बाद मुलाकात हो रही है। और यही वजह है कि दोनों एक दूसरे को अचानक से सामने देखकर बिल्कुल हैरान हो जाते हैं। नीता जब जूस देने आती है ना, तो ग्रीश उससे बात करने की कोशिश करता है, पर ना तो उसकी हिम्मत होती है और ना ही नीता उससे बात करने को तैयार। ग्रीश को घर की दीवारों पर नीता और उसके परिवार की फोटोज लगी दिखाई देती है। इन चीजों को देखकर उसे बुरा भी लगता है और अफसोस भी होता है खुद के फैसले पर कि काश वो नीता से शादी कर लिया होता। नीता को इतने करीब देखकर उसे उसकी पुरानी यादें ताजा हो जाती है। जो लम्हे उसने नीता के साथ गुजारे थे सभी याद कर वो अफसोस कर रहा होता है और अब पूरा परिवार एक साथ बैठकर शादी की बातें करने लग जाता है। पर नीता कहती है अभी तुम दोनों की एज नहीं है शादी करने की। मीनू, तुम्हें और थोड़ा इंतजार करना होगा ताकि तुम ओमकार के बारे में अच्छे से जान पाओ, क्योंकि हर इंसान जैसा बाहर से नजर आता है अंदर से वैसा नहीं होता। न जाने कब किसका मन बदल जाए और वो तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए छोड़ कर चला जाए। और दोस्तों पता है ये बात नीता ग्रीश को ताने मारते हुए कह रही होती है कि जैसा मतलब उसने उसके साथ किया ना उसी तरह, और उसे डर है कि उसका बेटा कहीं मीनू के साथ भी ऐसा ना कर दे। ये देखकर मीनू अपनी माँ से कहती कि माँ ये आप क्या कह रही हैं, आप तो तैयार थी ना शादी के लिए, फिर अचानक से क्या हो गया। और ग्रीश समझ चुका था कि उसकी वजह से नीता ये शादी नहीं करना चाहती, तो वो मरकन से कह देता है कि आपको जितना टाइम लेकर मेरे बेटे को समझना है समझ सकते हो, लेकिन अब मुझे चलना चाहिए। इतना कहकर वो रागिनी और ओमकार को लेकर चला जाता है। रागिनी ग्रीश से कहती है आपने ऐसा उस मनहूस औरत की वजह से कहा ना, मैंने देखा वो आपको ताने मार रही थी। अरे वो होती कौन है आपको ऐसा कहने वाली। तो ग्रीश कहता है अपने काम से काम रखो और हाँ उस औरत को ना इज्जत से पुकारो, रिश्तेदार बनने वाली वो हमारी। इधर मीनू काफी ज्यादा गुस्से में होती है, इसलिए वो अपना सारा सामान पैक करके पुणे के लिए निकल जाती है, ये कहते हुए कि घर में किसी को मेरी परवाह ही नहीं है, तो यहाँ पे रहकर मेरा फायदा क्या है। जब माँ शादी के लिए तैयार हो जाए मुझे बुला लेना। नीता रोकना चाहती थी लेकिन आखिर वो उसको क्या वजह बताए कि उसने ऐसा क्यों किया, इसलिए वो मीना को जाने देती है। मरकन नीता को समझाता है कि फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, अगर तुम्हें नहीं पसंद तो हजारों रिश्ते आ जाएंगे हमारी बेटी के लिए, चिंता मत करो। नीता मरकन से काफी ज्यादा प्यार करती है दोस्तों, तो वो उसे ये बात छुपाना नहीं चाहती, इसीलिए वो उसको सारी बातें बता देती है कि मैंने आपको कॉलेज के टाइम एक बंदे के बारे में बताया था ना जिसने मुझे प्रपोज किया था, पर बाद में वो मुझे छोड़कर चला गया। वो बंदा ये गिरीश ही है और आज अचानक उसको सामने देखकर मैं हैरान हो गई, इसलिए मेरे मुंह से जो निकला उसके लिए माफी। अब मरकन को याद तो नहीं आता कि नीता ने उसको कभी किसी ऐसे बंदे के बारे में बताया भी था, पर फिर भी वो नीता की बात पर विश्वास कर लेता है कि शायद उसने बताया होगा या मैं भूल गया होगा। अब गिरीश जैसे तैसे नीता का नंबर ढूंढकर उसको मैसेज करता है, पर नीता हर बार उसके मैसेज का इग्नोर कर देती है। इस चीज से गिरीश परेशान हो जाता है। उसको परेशान देखकर रागिनी को अजीब भी लगता है कि अचानक से गिरीश को हो क्या गया, बड़े परेशान और बदले बदले लग रहे हैं। और फिर गिरीश अपने कमरे में बैठकर अपने कॉलेज के टाइम की चीजों को याद कर रहा होता है। उसके पास कुछ पुरानी फोटोज भी होती हैं जो उसकी नीता के साथ होती हैं, और जब वो ये फोटोज देख रहा होता है ना तब ओमकार वहां पर आकर उन फोटोज को देख लेता है और ये देखकर वो हैरान कि यहाँ पे चल क्या रहा है, मेरी होने वाली सासू माँ मेरे पिता के साथ एक ही फोटो में कैसे। और तब गिरीश ओमकार को अपने और नीता के बारे में सब कुछ बता देता है और ये भी कहता है कि रागिनी को इसके बारे में बेटा मत बताना वरना बात का बतंगड़ बन जाएगा। ओमकार मान जाता है। अगले दिन रागिनी खाने के टेबल साफ कर रही होती है जहाँ गिरीश गलती से अपनी और नीता की फोटो टेबल पर रखकर भूल गया था, जो फोटो अब लग जाती रागिनी के हाथ कहीं भैंस पानी में। फोटो देखकर ही रागिनी का पारा बिल्कुल हाय, अच्छा तो ये बात है, ये कलमुई मुझे लगता है तब से मेरे पति के पीछे पड़ी हुई है, छोड़ूंगी नहीं इसको। तो वो अपनी पड़ोसी को भी आकर सारी बातें बता देती है, तो पड़ोसी भी कहती है सुनो जरा अपने पति की भी रस्सी खींच कर रखना, आदमियों का कोई भरोसा नहीं होता कब कौन सी महिला उन्हें अपने कब्जे में कर ले। ऊपर से नीता गिरीश के लिए अनजान नहीं है, दोनों पहले से एक दूसरे से प्यार करते हैं, इसलिए तुम्हें सावधान रहने की जरूरत है। तो रागिनी कहती है मैंने गिरीश को देर रात तक व्हाट्सएप पर किसी से बात करते हुए भी देखा। तो पड़ोस वाली कहती है यही तो खतरे की घंटी है, ऐसे पूछने जाएंगे तो वो दोनों सावधान हो जाएंगे, तुम दोनों को रंगे हाथों पकड़ो ताकि ये कंफर्म हो जाए कि क्या वो दोनों एक दूसरे से अभी भी प्यार करते हैं या नहीं, और जैसा जैसा मैं कहती हूँ ना वो करते जाओ, पक्का देखो दोनों की चोरी पकड़ी जाएगी। हाँ मैं सच कह रही हूँ, मैंने तो अपने पति पर भी यही तरीका किया था, धोखेबाज निकला वो। ये सुनकर रागिनी घबरा जाती है कि कहीं वो मनहूस औरत गिरीश को मुझसे दूर ना कर दे। इधर नीता ऑफिस में होती है, वो टूर्स एंड ट्रेवल एजेंसी में काम करती है। गिरीश को जैसे इसके बारे में पता चलता है ना वो तुरंत पहुंच जाते हैं एजेंसी ताकि नीता से बात कर सके। अब उसको यहाँ देखकर नीता भी हैरान, वो तो उससे अभी भी बात नहीं करना चाहती, लेकिन गिरीश कहता है कि बस एक बार बात कर लो, मुझे तुम्हें बहुत सारी चीजें बतानी है जिसे मैं सालों से दबा के रखा हुआ था, अब मौका मिला है तो प्लीज एक बार मेरी बातें सुन लो। और तब ना चाहते हुए भी नीता मान जाती है। वो दोनों वहां से रेस्टोरेंट आ जाते हैं जहाँ गिरीश नीता को असल वजह बताता है कि आखिर मैं शादी क्यों नहीं कर पाया तुमसे। वो कहता है कि जब हम दोनों रिलेशनशिप में थे ना तभी अचानक से मेरे पिता का देहांत हो गया, उनका बिजनेस मेरे कंधों पर आ गया था, एक के बाद एक करते हुए सारी बुरी चीजें मेरे साथ होने लगी, घर की जिम्मेदारियां मुझ पर आ गई थी जिसे मैं संभाल तक नहीं पा रहा था। मैंने सोचा कि जब इन उलझनों से बाहर निकलूंगा तब हम शादी कर लेंगे, लेकिन इसमें काफी समय लग गया, और जब मैं तुमसे मिलने आया तो उस टाइम तुम्हारी शादी हो रही थी, तुम्हारे परिवार वाले सब मौजूद थे वहां पे,
इसीलिए मैंने तुम्हारी और तुम्हारे परिवार वालों की इज्जत बचाने के लिए तुमसे दूर होना ही सही समझा। मैं तुम्हारे लिए खुश भी था कि एक अच्छे घराने में तुम्हारी शादी हो रही है, और उस टाइम मेरे पास कुछ भी नहीं था जिसकी बदौलत मैं तुम्हें एक अच्छी जिंदगी दे पाता। इसीलिए मैं हमेशा हमेशा के लिए दूर हो गया। लेकिन आज जब सोचता हूँ ना, तो अपने इस बेवकूफी से भरे फैसले पर अफसोस जताता हूँ। ये सुनकर नीता एकदम हैरान। वो गिरीश को एक धोखेबाज समझती थी जिसने उसको धोखा दिया, लेकिन सच्चाई आज जानकर उसको पता चल जाता है कि असल वजह क्या है, जिस वजह से उसका गुस्सा गिरीश को लेकर शांत हो जाता है और अब वो धीरे धीरे गिरीश से बात करने लग जाती है। वो टाइम मिलता तो गिरीश के मैसेज का रिप्लाई भी देती, कभी वो उससे मिलने आता तो एक अच्छे दोस्त की तरह उससे बातें करती, जो चीजें गिरीश को भी काफी अच्छी लगती। पर रागिनी इससे बिल्कुल भी खुश नहीं होती दोस्तों। उसका शक यकीन में बदलने लग जाता है कि गिरीश और नीता का जरूर चक्कर चल रहा है। इसीलिए वो जासूस बनकर गिरीश के मोबाइल पर नजर रखने लग जाती है कि कब ये दोनों मिलने वाले होंगे और कब मैं दोनों को पकड़ूंगी। अब अगले सीन में रागिनी मरकंद को फोन करके बता देती है कि तुम्हारी पत्नी और मेरे पति का आपस में चक्कर चल रहा है, संभालो उसको वरना हम दोनों की वाट लगेगी। ये सुनकर मरकंद कहता है कि अरे नहीं नहीं नहीं, आपको कोई गलतफहमी हुई है, मेरी पत्नी कभी ऐसा नहीं कर सकती। तो रागिनी कहती है कि देखो देखो जरा, इतनी रात हो गई है और तुम्हारी पत्नी और मेरे पति दोनों ऑनलाइन बैठकर बातें कर रहे हैं। मरकंद के चेक करने पर उसको सच में दोस्तों नीता ऑनलाइन दिखाई देती है, जबकि वो इससे पहले ही सो जाया करती थी। लेकिन इतनी सी बात को लेकर वो नीता पे शक तो नहीं कर सकता ना, इसलिए वो इस बात को इग्नोर कर देता है कि अगर दोनों बात कर भी रहे हैं तो क्या हो गया, दोनों पुराने दोस्त हैं, सालों बाद मिले हैं तो बात कर रहे होंगे। पर रागिनी चुप बैठने वाली नहीं होती है। वो मरकंद के पास आकर कहती है कि मैंने गिरीश पर नजर रखी, उसके मैसेजेस का चुपके से फोटो क्लिक किया ताकि पता लगा सकूं कि वो दोनों क्या बातें करते हैं। तो तुम्हें पता है, मुझे एक धमाकेदार खबर मिली है। मैसेज के मुताबिक आज गिरीश और नीता बटरफ्लाई पब में मिलने वाले हैं और हम पब जाकर उनको रंगे हाथों पकड़ लेंगे। तब जाकर तुम्हें समझ आएगा कि तुम्हारी पत्नी दूध की धुली भी नहीं है। मरकंद मना करने की कोशिश करता है पर रागिनी नहीं मानती, इसलिए मजबूरन वो पब जाने को तैयार हो जाता है ताकि रागिनी की गलतफहमी को दूर कर सके। और वहाँ एंट्री सिर्फ कपल को मिलती थी और इन दोनों बूढ़ों को देखकर गार्ड कहता है कि अंकल आंटी, आप लोगों को यहाँ पर एंट्री नहीं मिल सकती। तो रागिनी कहती है आंटी होगी तेरी माँ, हम दोनों कपल हैं और अंदर ठुमके लगाने जा रहे हैं। इतना कहकर वो मरकंद के साथ पब में जाती है जहाँ सभी आपस में डांस करते हुए शराब पी रहे होते हैं। रागिनी को भी लालच आ जाता है तो वो भी थोड़ी सी शराब पी लेती है जिससे उसको नशा चढ़ जाता है। और यहाँ आए थे वो गिरीश और नीता को ढूंढने, लेकिन उनको जो दिखाई देता है ना, इससे दोनों की हालत खराब हो जाती है। मरकंद रागिनी से कहता है कि देखो उधर हम दोनों के बच्चे ओमकार और मीनू भी यहाँ मौजूद हैं। अगर इन दोनों ने हमें देख लिया पब में तो ये क्या सोचेंगे, इसलिए दोनों यहाँ से छुपकर भागने की कोशिश करते हैं। रागिनी अपना दुपट्टा निकालती है और बिल्कुल आशिकी मूवी के पोस्टर जैसा मरकंद पर रखकर कहती है चलो बाहर चलते हैं, इससे हम दोनों को कोई देख नहीं पाएगा। मरकंद को बड़ी शर्म आ रही होती है पर दूसरा रास्ता भी नहीं होता, इसीलिए वो ये करने को तैयार हो जाता है। बाकी लोग तो देखकर सोच में पड़ जाते हैं कि बुढ़ापे में इनको आशिकी छा रही है बताओ। पर जैसे दोनों पब के बाहर आते हैं, रागिनी कहती है कि मैं अपना बैग तो अंदर भूल गई, हमें वापस जाना होगा। वो दोबारा दुपट्टा मरकंद पे डाल देती है। मरकंद कहता है कि ये मिस्टर इंडिया का दुपट्टा नहीं है जो हम गायब हो जाएंगे, बड़ी बेइज्जती हो रही है हमारी। लेकिन तब भी दूसरा कोई रास्ता न होने पर वो वापस पब में आ जाता है। लेकिन जब ये दोनों बैग को लेकर जा रहे होते हैं, वहीं खड़ा ओमकार मीनू के साथ सेल्फी ले रहा होता है, जिसमें बदकिस्मती से मरकंद और रागिनी वही दुपट्टे के साथ क्लिक हो जाते हैं और उसमें उनकी शक्ल भी कैच हो जाती है। अभी ना तो मरकंद और रागिनी का इस पर ध्यान गया और ना ही ओमकार सेल्फी को दोबारा चेक करता है, जिससे दोनों अभी के लिए तो बच जाते हैं। इधर नीता और गिरीश दोनों घर में मौजूद आपस में बातें कर रहे होते हैं, क्योंकि जो मैसेज रागिनी ने देखा था वो असल में ओमकार ने ही गिरीश को किया था कि मैं बटरफ्लाई पब जा रहा हूँ, और सिर्फ नीचे का मैसेज देखकर रागिनी ने कुछ और ही समझ लिया। भारी मिस्टेक हो गया भाई रागिनी से। अब पब के बाहर दोस्तों पार्किंग में मरकंद रागिनी को खूब चिल्लाता है कि बिला वजह तुम शक कर रही हो, ऐसा कुछ नहीं चल रहा दोनों के बीच। तभी वहाँ पे ओमकार और मीनू आ जाते हैं जो मरकंद को देख लेते हैं, इसलिए मरकंद तुरंत रागिनी को छुप जाने को कह देता है। तो वो मरकंद की गाड़ी की डिक्की में छुप जाती है। मीनू कहती पापा मुझे घर जाना है तो साथ चलते हैं। मरकंद के पसीने छूटने लग जाते हैं कि मीनू ने अगर डिक्की में रागिनी को देख लिया तो मैं तो गया समझो, वो बहाना भी नहीं मार सकता। इसीलिए वो घर जाता है जहाँ उसको नीता और गिरीश आपस में बातें करते हुए दिखाई देते हैं। तो गिरीश बहाना कर देता है कि वो जरा मैं यहाँ काम से आया था तो सोचा मिलता चलूं, इसीलिए आ गया। लेकिन मरकंद को भी अब थोड़ा थोड़ा शक हो जाता है कि कहीं रागिनी सच तो नहीं कह रही थी। अब नीता मरकंद को खाने के लिए घर के अंदर लेकर जाती है। मरकंद परेशान कि यार रागिनी डिक्की में मौजूद है, कहीं अंदर दम ना घुट जाए उसका, इसलिए वो बहाना करके तुरंत घर के बाहर आ जाता है और आसपास नजर घुमाकर रागिनी को डिक्की से बाहर निकालता है। रागिनी ने शराब पी रखी थी तो वो कहती है मैं अकेले घर नहीं जा सकती, आपको मुझे घर छोड़ना होगा। तो मरकंद उसको घर तक छोड़ने जाता है, जहाँ रास्ते में रागिनी कहती है इस बार तो दोनों बच गए, अगली बार नहीं छोड़ूंगी मैं तुम्हारी पत्नी को। मेरे पास एक सॉलिड आइडिया है, मैं नकली फोटो बनवाऊंगी गिरीश और नीता की, ताकि मजबूरी में आकर दोनों को मानना ही पड़े कि दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं।
मरकंद उसको समझाने की कोशिश करता है, पर रागिनी है दोस्तों मानने को तैयार नहीं होती। अब इस बार जब मरकंद ग्रीश के घर पर रागिनी को छोड़ने जा रहा होता है तो ग्रीश मरकंद को देर रात यहाँ देखकर बिल्कुल हैरान कि ये यहाँ पर क्या करने आया है, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। पर अभी वो इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। अगले सीन में नीता ने शादी के लिए हामी तो भर दी है, इसलिए दोनों परिवार वाले शादी की तैयारियों में लग जाते हैं। तभी रागिनी मीनू के मोबाइल में एक नकली फोटो भेजती है ताकि मीनू को पता चले कि उसकी माँ ग्रीश के साथ क्या करती है। लेकिन जिस एडिटर से रागिनी ने फोटो एडिट करवाई उसने बिल्कुल अल्ट्रा प्रो एडिट कर दिया। नीता की शक्ल पर उसने अपनी शक्ल लगा दी होती है। ये देखकर सभी घर वाले बिल्कुल हैरान कि ये क्या हो गया, कौन है वो जो हमारी नकली फोटो बनवा रहा है। मरकंद की भी हालत खराब कि रागिनी ने दोबारा मुसीबत में डाल दिया। नशेड़ी एडिटर से एडिट करवाकर ये काम खराब कर दिया। ग्रीश कहता है कि हमें उस एडिटर को पकड़ना होगा वरना वो इस तरह की और भी फोटोज बना सकता है। ये मामला पुलिस तक जा चुका था। मरकंद और रागिनी दोनों के पसीने छोड़ जाते हैं कि हमारा तो काम हो गया, अब पुलिस के डंडे पड़ेंगे तो बस काम खत्म। पुलिस वाले भी उस एडिटर को ढूंढने में लग जाते हैं तो मरकंद और रागिनी दोनों ही उनसे पहले एडिटर के पास पहुंच जाते हैं और उसको खूब गालियां देते हैं कि फंसा देना तूने हमें। तो एडिटर कहता है कि अरे चाचा हो जाती है गलती, वो थोड़ा माल जरा भारी हो गया था कल को, इसलिए लड़का लड़की समझ नहीं पाया, अब एक बार और ट्राई करूं क्या? तो मरकंद कहता है कि हाँ जेल में जाकर ट्राई करियो। अब बेचारा मरकंद एडिटर की प्रॉब्लम से परेशान था ही कि तभी बिल्डिंग की सोसाइटी वाले मरकंद को अपने पास बुलाकर सीसीटीवी फुटेज दिखाते हैं कि मरकंद ठरकी आदमी डिक्की में औरत छुपा कर लाया था। तेरे घर वालों को ये वीडियो मिली तो तू तो गया। मरकंद कहता है कि देखो जैसा तुम समझ रहे हो ना ऐसा कुछ नहीं है, प्लीज ये वीडियो किसी को मत दिखाना वरना मैं बर्बाद हो जाऊंगा। रागिनी की बातें सुनते सुनते ऐसा लग रहा होता है कि मरकंद बड़ा बुरा फंसने वाला है। इधर ग्रीश नीता को मैसेज करके कहता है हम पहले के टाइम पर पहाड़ों में घूमने जाया करते थे, मेरा बहुत मन है कि हम दोबारा वहां चले, वो जगह आज भी वैसी की वैसी है, क्या तुम मेरे साथ जाना पसंद करोगी? सिर्फ एक दिन की तो बात है, कुछ बहाना करके जा लेंगे। तो नीता भी कुछ सोचकर ओके कह देती है। ये सारे मैसेज दूरबीन लगाकर रागिनी पढ़ रही होती है। इस बार वो नाम भी अच्छे से पढ़ती है कि पक्का मैसेज नीता ने किया है ना। उसको होटल का नाम भी पता चल जाता है, ये दोनों कहाँ घूमने जा रहे हैं सब पता चल जाता है, कौन से होटल में रुकेंगे। वो मरकंद को आकर सारी बातें बताती है कि देखना नीता तुमसे बहाना करेगी कि उसको नासिक जाना है क्योंकि वहीं पर ग्रीश ने उसको बुलाया, दोनों डेट पर जाने वाले हैं वो। तो मरकंद कहता है कि तुम देखो बिना मतलब के शक करती हो, शक की सुई दिमाग से निकाल लो, ऐसा कुछ नहीं है। पर रागिनी कहती कि देखना तुम्हें आज ही पता चल जाएगा कि कौन सच कह रहा है और कौन झूठ। मरकंद रागिनी की बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता कि नीता कभी नासिक जाने का बहाना करेगी। पर जैसे ही वो घर आता है ना, नीता कहती है कुछ जरूरी काम से नासिक जाना पड़ रहा है, कल तक वापस आ जाऊंगी। और ये सुनकर मरकंद हैरान कि नहीं 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 ऐसा नहीं हो सकता, मेरी पत्नी मुझे धोखा नहीं दे सकती। वो अभी भी नीता पर शक करने को तैयार नहीं होता। उसको लगता है कि शायद सच में नीता को कोई काम होगा नासिक में, इसीलिए वो परमिशन दे देता है। और ये सुनकर नीता खुश और बिल्कुल तैयार हो जाती है। यहाँ ये तैयार होती है तो वहीं गिरीश भी तैयार होता है। रागिनी मरकंद से कहती है कि चलो दोनों को रंगे हाथों पकड़ेंगे, हम भी नासिक चलते हैं। इसलिए ये दोनों गिरीश का पीछा करते करते नासिक के लिए निकल जाते हैं। तो वहीं नीता जब घर से निकलने वाली होती है ना, तब उसको दिखाई देता है कि नकुल के एग्जाम का हॉल टिकट आ चुका है। वो कहती है ये सब कब मिला तुम्हें? तो नकुल कहता है मुझे पूछेंगे तभी तो बताऊंगा ना, न जाने आपको आजकल क्या हो गया है, आप तो अपनी दुनिया में खोई रहती हो, मुझे अब पढ़ाती भी नहीं हो आप। ये सुनकर नीता को काफी बुरा लग जाता है। उसको एहसास होता है कि उसका घर वालों को बिना बताए गिरीश से बातें करना, उससे मिलना ये सही नहीं है, उसको ये नहीं करना चाहिए। उसके दिमाग में दोस्तों ये बातें आती हैं, इसीलिए वो नासिक जाने से मना कर देती कि मैं अपने परिवार को धोखा नहीं दे सकती, मेरा परिवार ही मेरे लिए सब कुछ है। इधर नीता के न जाने से अनजान मरकंद और रागिनी दोनों नासिक के होटल के लिए निकल जाते हैं। पर तभी उनकी गाड़ी से एक बाइक वाले को हल्की सी टक्कर हो जाती है। ये देखकर वो बाइक वाला दोनों का वीडियो बनाते हुए कहता है कि मेरी बाइक का नुकसान भरो वरना जाने नहीं दूंगा। लेकिन रागिनी तो झगड़ा कर देती है उससे कि तेरी गलती है, तू अंधा है क्या, दिखाई नहीं देता तुझे? तो बाइक वाला कहता है कि तुम दोनों होटल जा रहे हो ना, ये रास्ता वहीं जाता है, बूढ़े होकर होटल में क्या करने जा रहे हो, अभी तुम्हारी वीडियो वायरल करता हूँ। मरकंद की तो हालत खराब कि ये वीडियो वायरल हो गई तो मेरी तो इज्जत गई। वो बाइक वाले से माफी मांगकर उसको वहां से भेज देता है। मरकंद के मुताबिक तो मुसीबत टली, लेकिन उसको क्या पता कि आगे क्या होने वाला है। अब ये दोनों होटल में कमरा बुक कर लेते हैं। उन्होंने वही कमरा बुक किया होता है जिसके पड़ोस में रागिनी के मुताबिक नीता और ग्रीश होने वाले थे, इसलिए पड़ोस का कमरा बुक करके वो उनकी बातें सुनना चाहते थे। कमरे में बैठे हुए मरकंद खुद के लिए कॉफी बनाता है और एक कॉफी रागिनी को भी देता है कि लो पियो, शक करते करते थक गई हो, पी लो। ये सुनकर यहाँ रागिनी काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है। कहती है ग्रीश ने आज तक कभी अपने हाथों से पानी तक नहीं दिया मुझे, आपने मेरे लिए कॉफी बनाई, थैंक यू, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। न जाने वो नीता आपको धोखा क्यों दे रही है। फिर दोस्तों ये दोनों कमरे में एक दूसरे से खूब बातें करते हैं। अपने ही पार्टनर पर जासूसी करते करते इनके बीच बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है।
अब रागिनी मरकन से कहती है मैं कैमरा ऑन करूंगी और सीधे हम पड़ोस में घुस जाएंगे ताकि नीता और ग्रीश को एक साथ रिकॉर्ड कर सके। इसलिए दोनों पड़ोस के दरवाजे पर दस्तक देते हैं और जैसे ही दरवाजा खुलता है दोनों सीधे अंदर घुसकर रिकॉर्डिंग शुरू कर देते हैं। बेचारे कमरे में कोई कपल अपना टाइम स्पेंड कर रहे थे, वो इन दोनों को देखकर बिल्कुल हैरान कि ये पागल कौन आ गए यहाँ पर। वो भी सोचते हैं कि हमारा वीडियो वायरल कर देंगे। रागिनी और मरकन दोनों की वहीं पर पिटाई हो जाती है तो दोनों जान बचाकर वहां से भाग जाते हैं। बहुत बुरा हुआ दोनों के साथ। तब उनके जाने के बाद ग्रीश दरवाजा खोलता है, जिसे किसी प्रॉब्लम की वजह से दूसरा कमरा मिल गया था और यहाँ पर वो नीता का इंतजार कर रहा होता है, लेकिन वो आती नहीं। मरकन कहता है कि बस बहुत हो गया, यहाँ नीता नहीं है, मेरी पत्नी बहुत ही अच्छी है और तुम्हारी वजह से रागिनी, तुम्हारी वजह से बिना वजह मैं उस पर शक कर रहा था। तो रागिनी कहती है अपनी पत्नी को फोन करो और देखो कि वो कहाँ है, वीडियो कॉल करो तभी यकीन होगा तुम्हें। मरकन नीता को फोन करके कहता है कि तुम नासिक पहुंच गई। तो नीता कहती है मैंने अपना प्लान कैंसिल कर दिया, मैं नकुल को घर पर बढ़ा रही हूँ। मरकन समझ चुका था कि नीता कभी उसको धोखा नहीं देगी। वो रागिनी से कह देता है कि देखो आइंदा ना मैं तुम्हारी बातों में कभी नहीं आऊंगा, इसलिए मुझे ये भड़काना बंद करो। और वो जैसे घर आता है नीता जोर से उसको गले लगा लेती है, क्योंकि उसे भी पता था कि ग्रीश के साथ रहकर बहुत बड़ी गलती कर दी उसने। उसका जो परिवार है उसको बहुत ज्यादा पसंद करता है, जिसे वो धोखा नहीं दे सकती। इसीलिए अगले दिन वो ग्रीश से मिलकर कह देती है कि मैं नहीं आ पाई थी क्योंकि मुझे सही नहीं लगा, हम दोनों अपने घर वालों को धोखा दे रहे थे। ये सुनकर ग्रीश कहता है कि देखो मैंने तुम्हें किसी गलत काम के लिए नहीं बुलाया, मैं तो आज भी तुम्हारे लिए खुश हूँ कि तुमने मुझसे अच्छा परिवार चुना। वो तो मैंने सोचा कि पुरानी यादें थोड़ा ताजा हो जाएं, बस और ज्यादा कुछ नहीं। तो नीता उससे कहती है ऐसी बात नहीं है, हम दोनों देखो पहले भी अच्छे दोस्त थे और हमेशा रहेंगे। और फिर वो उसको गले लगाकर चली जाती है। ग्रीश भी समझ चुका होता है कि शायद नीता सही कह रही है, मुझे उसको परेशान नहीं करना चाहिए। अब शादी वाला दिन आ जाता है, सभी शादी में आए होते हैं। ओमकार का दोस्त उसके साथ मिलकर कुछ अच्छी फोटोज ढूंढ रहा होता है ताकि उसे दीवार पर लगा सके। तब ओमकार वो सेल्फी देख लेता है जिसे उसने पब में क्लिक किया था और उस सेल्फी में उसको उसकी माँ और मरकन दोनों दुपट्टे के अंदर दिखाई देते हैं। ये देखकर वो हैरान कि ये क्या चल रहा है। तो उसका दोस्त कहता है कि तू जानता है क्या इन दोनों को मैंने होटल की ओर जाते हुए देखा था, दोनों बुढ़ापे में मौज करने गए थे शायद, क्योंकि दोस्तों यही वो बाइक वाला था जिसकी बाइक से मरकन की गाड़ी टकरा गई थी। हो गया काम, बुरी तरह फंस गए दोनों। ऊपर से एक और मुसीबत, नकुल कुछ खोया हुआ सामान ढूंढने के लिए जब सीसीटीवी फुटेजेस चेक करता है तो उसको मरकंद और रागिनी वो डिक्की वाली फोटो मिल जाती है, वो वीडियो मतलब। और ये देखकर दोनों परिवार वाले हैरान। नीता और ग्रीश जब इसके बारे में पता करते हैं तो वो कहते हैं कि हम तो अपना सोच रहे थे, लेकिन ये तो हमसे भी आगे निकल गए। नीता नाराज हो जाती है कि मैंने सही इंसान समझकर मरकंद को धोखा नहीं दिया, मुझे क्या पता था कि ये मुझे धोखा दे रहा है। तो वहीं ग्रीश भी रागिनी से गुस्सा होकर उसे वहीं छोड़ देता है कि आइंदा मेरे घर पर आने की जरूरत नहीं है, मरकंद के साथ जाओ अपनी जिंदगी गुजारो। बेचारे रागिनी और मरकंद दोनों उदास हो जाते हैं, उन्हें समझ नहीं आता कि क्या करे। शादी तक कैंसिल हो जाती है, सब कुछ ऐसा लग रहा होता है खत्म हो गया। पर तब रागिनी हिम्मत करके दोनों परिवार वालों को ग्रुप वीडियो कॉल लगाती है और सारी बातें बताती है कि मरकंद अच्छा इंसान है, हम सिर्फ तुम दोनों की सच्चाई जानने के लिए ऐसा कर रहे थे। ग्रीश घंटों किसी से बातें करता था, लेकिन कभी मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं हुई कि मैं उनसे पूछ सकूं कि वो किससे बात करते हैं, कहाँ रहते हैं, कहाँ जाते हैं। उन्होंने कभी मुझे बताना जरूरी नहीं समझा, उन्होंने कभी मुझ पर ध्यान नहीं दिया। पर तब भी उनको खोने के डर से मैं तुम लोगों का पीछा करती रही कि तुम दोनों कहीं हमें धोखा तो नहीं दे रहे। उसी तरह मरकंद जैसा इंसान नीता शायद ही कभी तुम्हें मिलेगा, बहुत किस्मत वाली हो तुम, उस पर कभी शक मत करना। आज जो कुछ भी हुआ उसने मुझे मरकंद जैसा एक अच्छा दोस्त तो दिया ही है जो कभी कभी मेरी तारीफ कर दिया करता है। ये सुनकर ग्रीश और नीता को एहसास होता है कि जैसा वो समझ रहे थे वैसा कुछ नहीं है। नीता मरकंद से माफी मांगती है तो वहीं ग्रीश रागिनी से माफी मांगते हुए उससे नाराजगी खत्म कर देता है। उसे समझ आ चुका था कि भगवान ने कुछ ऐसा सोचकर ही मेरी जिंदगी में रागिनी को डाला जिसे मैं खो नहीं सकता। देखो दोस्तों, कभी कभी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग सब रिश्तों को खत्म कर देती है, तो कभी हिम्मत से उठाया हुआ परिवार में से किसी एक इंसान का अच्छा कदम और उसके मुंह से निकली भी एक सच्चाई रिश्तों को बिखरने से बचा लेती है, जैसा कि इनके साथ हुआ। अगर नीता ग्रीश के साथ चल जाती तो दो परिवार पूरी तरह से टूट जाता, लेकिन जो हुआ उससे नीता का परिवार भी बचा रहा और उसका दोस्त ग्रीश भी उसे मिल गया। साथ ही रागिनी की सच्चाई बता देने से ग्रीश को भी अपनी गलतियों का एहसास हुआ कि वो कैसा बर्ताव करता था अपनी पत्नी के साथ, मतलब अच्छा नहीं करता था, प्यार वाला। इसके बाद बड़े धूमधाम से दोनों की शादी होती है, किसकी? ओमकार और मीनू की। और इसके बाद हैप्पी एंडिंग में ये मूवी होती है खत्म। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, ध्यान रखें अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।